अपनी आती जाती श्वासों के साथ बने रहें माय डियर फ्रेंड्स। जो भी मास्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं सभी ध्यान की अवस्था में बैठते चले जाएं। अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर ले आए माय डियर फ्रेंड्स।
अपनी आती जाती श्वासों के साथ बने रहे माय डियर फ्रेंड्स। कबीर, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया क्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में, सब श्वासों के श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। माय डियर फ्रेंड्स, कबीर जी हमें बता रहे हैं कि वो परमात्मा कहाँ है। कबीर जी कह रहे हैं, ए बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। कहाँ मुझे तीर्थों में जा जाकर तू ढूंढ रहा है, मूर्तियों के आगे शीश झुका झुका कर मुझे ढूंढ रहा है, जंगलों में जाके एकांत में बैठकर साधना करके मुझे ढूंढ रहा है। ना तीर्थ ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मैं किसी भी मंदिर में नहीं, किसी भी मस्जिद में नहीं, किसी भी काबे में नहीं, किसी भी कैलाश पर्वत पर नहीं। कबीर जी कह रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना ही मैं कोई जप करने से मिलता हूँ, ना ही कोई तप करने से मिलता हूँ, ना ही मैं कोई व्रत या उपवास करने से मिलता हूँ, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में। मैं किसी भी कर्म कांड करने से नहीं मिलता, ना ही मैं संन्यास धारण करने से मिलता हूँ। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। माय डियर फ्रेंड्स, इस पंक्ति को बहुत गहराई में जाकर लिखा है कबीर जी ने। हम सभी बोलते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर है, और कबीर जी बोल रहे हैं, मैं ना किसी शरीर में हूँ, ना किसी श्वास में हूँ, ना आकाश में, ना ब्रह्मांड में। क्यों कह रहे हैं वो ऐसे? वो इसलिए बोल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट पंक्ति में कबीर जी बोलते हैं, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कबीर जी बोल रहे हैं, तेरे भीतर वो परमात्मा बैठा है,
ये भी वो भी तुझे तभी मिलेगा जब तुझे विश्वास है। जब तब तीर्थों पे जाकर वो तभी मिलता है जब हम विश्वास करके जाते हैं। तो कहने का भाव क्या है? वो जब तक तीर्थों में जाकर मूर्ति के आगे शीश झुकाकर गंगा में स्नान करके नहीं मिल रहा, वो हमारे विश्वास से मिलता है, क्योंकि हम विश्वास करके जा रहे हैं। कबीर जी बोल रहे हैं, कहीं पे नहीं हूं मैं। अगर तू मुझे तलाश करना चाहता है तो एक क्षण में पा सकता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं तो तेरे विश्वास में हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे धन्ना भगत को पंडित ने पत्थर दे दिया था और बोला था ये ठाकुर हैं, तो क्या रियल में वो भगवान थे? धन्ने ने पत्थर में से कैसे पा लिया? विश्वास। वो तो एक साधारण पत्थर था जो पंडित ने धन्ने को उठा के दे दिया था, और धन्ने ने उसको परमात्मा समझ के पूरे विश्वास के साथ उसकी पूजा आराधना की। तो माय डियर फ्रेंड्स, परमात्मा कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे रहता है, ये कबीर जी बता रहे हैं। कबीर जी बता रहे हैं कि वो हमारे विश्वास में है। श्वास के माध्यम से भी वो तभी मिलेगा जब हमें विश्वास है। हम ध्यान में बैठ रहे हैं श्वास पे ध्यान लगा के, लेकिन मन में शंका है, ऐसे थोड़ी भगवान मिलता है। तो कभी नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। कबीर जी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्राण, हमारे श्वास में भी, श्वास गुरु के थ्रू भी हमें वो तभी मिलेगा जब हम अपने आप को पूरी तरह समर्पित करके बैठेंगे, पूरा विश्वास करके बैठेंगे। जहाँ पे अहंकार उस परमात्मा तक जाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, वहीं दूसरी ओर हमारा विश्वास, हमारा समर्पण उसे पाने के लिए सबसे बड़ा, सबसे बड़ा साधन। हमारा समर्पण कितना ज्यादा है, हमारा विश्वास कितना ज्यादा है उसके प्रति।
ये उस परमात्मा तक जाने की सबसे उत्तम सीढ़ी है, जिस पे पाँव रखकर हम उस परमात्मा तक बहुत आसानी से जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो माय डियर फ्रेंड्स, खुद को समर्पित करके बैठिए श्वास गुरु को पूरे विश्वास के साथ। तभी हम उसको अपने भीतर से खोज पाएंगे। वीरेंद्र जी, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। मैं ये कह रहा था, मेरे पास ये आवाज नहीं आ रही जो आपका। हेलो। आप मेरी आवाज आ रही है? आपकी जो लीना, संगीत है उसकी नहीं आ रही, म्यूजिक की। आप एक बार ना दोबारा ज्वाइन कीजिए सर। एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए। थोड़ा कई बार नेटवर्क इश्यू होता है, आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए सर। सभी अपनी आती जाती श्वासों के साथ बने रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। हम अक्सर बोलते हैं कि वो सृष्टि के कण कण में है। हर एक वस्तु, प्रत्येक जीव में रमा हुआ है। तो फिर हम दूसरों के लिए ईर्ष्या द्वेष क्यों रख के बैठे हैं मन में? यही है विश्वास माय डियर फ्रेंड्स, कि हम बोल तो रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। जिस दिन हम मन वचन कर्म तीनों से अलाइन हो जाएंगे, जो हमारे मन में है वो हमारी जिह्वा पर है और वही हमारे कर्म में है, उस दिन कुछ ऐसा घटित होगा जो आप चाहोगे, आपकी इच्छा के अनुसार वो फल आपको मिलेगा। बहुत बार लोग कहते हैं कि मैं बहुत पूजा, बहुत सिमरन, बहुत पाठ, बहुत ध्यान करता हूँ या करती हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा।
क्योंकि यही यही कारण है कि विश्वास नहीं है। हम मन में शंका रख के बैठे हैं माय डियर फ्रेंड्स। कण कण में रमा है। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, हमारे मन में किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा नहीं रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए अभी हमें बहुत काम करना है स्वयं पर। अपने भीतर जाकर उस सत्य को पहचानना है, उस सत्य तक जाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस सत्य तक जाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय अपनी श्वासों के साथ बिताएं। लास्ट 1 minute माय डियर फ्रेंड्स। सभी गुरुओं को, सभी डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद देते हुए, खुद को धन्यवाद देते हुए, वीना मैम को धन्यवाद देते हुए, जूम की सारी टीम को धन्यवाद देते हुए, अपने लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट सिस्टम को धन्यवाद देते हुए, ध्यान के बाद ज्ञान लेने के लिए धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना में वापस आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। शून्य, शून्य, शून्य। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आत्मवंदन। आत्मवंदन रेखा जी, जो भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन करें। वीना मैम, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मनीषा जी, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम विवेकानंद जी के जीवन के बारे में ज्ञान ले रहे हैं वीना मैम से। तो आगे का ज्ञान लेने के लिए मैं वीना मैम को रिक्वेस्ट करूंगी। यस मैम, एक मिनट। हाँ यस मैम, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, आपका कोई भी क्वेश्चन है इतने में आप पूछ सकते हो। हाँ जी, मेरे को ये पूछना था। हाँ जी। ऐसे जब मैंने अभी किया है 2-3 महीने से शुरू किया है, जब पत्री जी आए थे ना यहाँ पे, वो पत्री जी क्या, सॉरी, रामा राजू जी हिसार में। हाँ जी, हाँ जी सर। मैं पहली बार उसी टाइम किया था, उसके बाद मैं इनके वीडियो वगैरह देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो इससे मेरे को ये लगता है कि इन्होंने जो बताया था, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि ध्यान आपको सिर्फ चुपचाप बैठ के करना होता है। और ये जहां भी मैं देखता हूँ ना इनके वीडियो में, या ये जो ध्यान करवाते हैं, ये सब में बीच में बोलते हैं, क्या ये प्रॉपर तरीका है? सर एक्चुअली क्या है, एक सेकंड। हाँ जी आप। हाँ जी। एक मिनट सर, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लूँ। हाँ जी, अब मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर यस है। हाँ जी सर। मेडिटेशन जब आप शुरू शुरू में स्टार्ट करते हैं हाँ। तो क्या होता है कि आपको ना कुछ हेल्प की जरूरत होती है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि आप स्वयं कनेक्ट नहीं हो पाते और दूसरा कोई आपको थोड़ी हेल्प कर देता है, जी। गाइड करके कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और हाँ। ध्यान जो है ना अपने आप में बहुत गहरे प्रोसेस की क्रिया है। पर हम उसको अभी जो एक स्टार्टिंग जहां से हमारी शुरुआत होती है, हम अगर महात्मा बुद्ध की ध्यान प्रक्रियाएं उठाएं, दत्तात्रेय महाराज की ध्यान प्रक्रियाएं उठाएं, तो ध्यान की हजारों विधियां बताई गई हैं। जी। पर हमें आनापानसती ध्यान से शुरुआत करनी होती है, क्योंकि अगर हमने दोबारा, जैसे हमने पहले कभी ना कभी हम ध्यान की तरफ आकर्षित तब होते हैं जब हमने पहले कभी ना कभी ध्यान किया होता है। पर हम इस समय अगर 30-40 की एज में हैं, इतने तक आते आते हमारे अंदर इतनी सारी चीजें हो चुकी होती हैं कि हम हमारा जो ध्यान है पूरी तरह से विचारों में लिप्त रहता है। हर टाइम मन जो है विचारों में लिप्त रहता है। अब वो हाँ। विचारों से थोड़ा सा जब आपको पीछे से गाइडेंस मिल रही होती है, तो आप अपने मन के विचारों से ध्यान हटाकर धीरे 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 आपको बार बार गाइडेंस दी जाती है अपनी श्वास पे आने की। तो उन श्वास पे आने का ध्यान दिलाने के लिए गाइडेड मेडिटेशन कराया जाता है। जी। और अगर आप कहें कि आज आप अगर ध्यान शुरू कर रहे हैं आनापानसती, और आप अपनी श्वास से शुरू कर रहे हैं, और अगर हाँ। आप उसको फुल डेडिकेशन के साथ 3 घंटे 4 घंटे रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे 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 जो ये हमारी अलग से अलग अलग जगहों पे महाअवतार बाबा जी की क्रिया योग और वहां पर विपासना या इससे उच्च मेडिटेशन की प्रक्रियाएं सिखाई जाती हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी स्वयं की अवस्था बन जाती है। ओके, ठीक है।
यस। और दूसरा जो हमें ध्यान के प्रोसेस कराए जाते हैं उनके, और सिंपल आनापानसती मेडिटेशन जो आप घर इंडिविजुअली बैठकर करते हैं, तो उनमें क्या फर्क है कि अगर आप कुछ स्कूल में जाकर टीचर के थ्रू मेथड को सीख कर आपको पता चल जाता है कि ये मेथड से मुझे ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ जाएगा, और अगर मैं इस क्वेश्चन को और डीप जानना चाहता हूं तो मुझे ये तरीका अपनाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब आपको गाइडेड मेडिटेशन में प्रोसेस कराए जाते हैं और एक ग्रुप के अंदर कराए जाते हैं, और आप इंडिविजुअली एक आनापानसती ध्यान कर रहे हैं, इन दोनों में आपको ये डिफरेंस मिलेगा कि एक मास्टर आपकी हेल्प करके आपकी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ में आपको थोड़ा जल्दी लेकर चला जाएगा। जैसे कि एक, अगर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, एक तो आप किसी घोड़ा गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, एक आप एरोप्लेन पे जा रहे हैं। जी समझ पा रहा हूँ। हाँ, तो जब आपको, अगर एरोप्लेन में भी अगर पायलट ना हो तो क्या एरोप्लेन सही दिशा में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा। तो जो हमारे साथ गाइड कराने वाले सीनियर मास्टर हमारे साथ बैठते हैं, वो हमारे पायलट की तरह होते हैं, हमें गाइड करते हुए एक फास्ट स्पीड में, क्योंकि इस समय हम सब जान चुके हैं ये चीज कि धरती की ऊर्जाएं जो पहले थी, हम सन 80-90 की बात करें या फिर आज 23 की बात करें, तो जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, मैंने आपका मेरा क्वेश्चन था वो भी आपका, सही था। मैं, हाँ, आपका और क्वेश्चन आपका सही था, मैं उसको पूरा वास्ट तरीके से बता रही हूँ ना आपको, कि अगर हम पिछली प्रक्रियाओं को देखते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध ने, दत्तात्रेय ने इतना समय लेकर ध्यान की अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट को सीखा, ठीक है, मेरा मैं ये क्वेश्चन था, पर आपका जवाब उससे भी बहुत बेहतरीन था और ये रियल एक्सपीरियंस हुआ है मेरा। मैं आपको, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसकी बताता हूँ। ये देख रहे हैं आप लिखा हुआ? ये यहाँ तक मैंने गाइडेड किया 41 दिन का। फिर मैंने सोचा भाई, उन्होंने तो क्या नाम, अपने रामा राजू सर ने तो ये कहा था कि आपको अकेले बैठना है, उस पे शुरू करना है। फिर मैंने ये 8-10 दिन बिना गाइडेड किया, पर यहाँ पे मेरे को दोबारा सेम प्रॉब्लम हुई। फिर यहाँ ये मैंने 10 एक दिन किया, आप देख पा रहे हैं ना, ये मैंने दिन लिखे यस हुए हैं। यस यस। और अब मैं 4 दिन से दोबारा गाइडेड कर रहा हूँ, ये जो पीएमसी हिंदी वाला। मैं दीप्ति सिर्फ मैम वाला, दीप्ति मैम वाला पीएमसी हिंदी में 21 दिन का ध्यान बता रखा है। अच्छा, वहां अलग चल रहा है क्या? नहीं, वो यूट्यूब पे है। सर यस आप यस ऐसा चल कर, रहा है यस, आप उस सर। मैं जो एक बार मैं अपना बता देता हूँ, 1 सेकंड में जल्दी करके। हम्म मेरे को 41 दिन में फायदा हुआ, बीच में अपने आप किया नहीं हुआ। फिर दोबारा ये 4 दिन से मेरे को बेनिफिट हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था, रामा राजू सर ने बताया और उसमें ये फर्क है, और आपने जो ये क्लियर किया है, तो इससे मेरी चीज ये समझ आ गई। वे ध्यान में आप हेल्प करते, आप यूट्यूब से सुनते हो। मैं यूट्यूब वाला कर रहा था, 41 दिन का पहले किया, वो भी यूट्यूब से एक्चुअली क्या होता है पाता है। सर, ये है। देखिए, एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। एक, आप जब रिकॉर्डिंग्स उठाकर बिना मास्टर से कनेक्शन किए हुए किसी की भी रिकॉर्डिंग उठाकर कर रहे हैं, और हाँ आप एक लाइव सेशन के कनेक्शन में आकर या फिर किसी जूम सेशन के कनेक्शन में आकर किसी मास्टर की साथ अपने संपर्क बनाकर कर रहे हैं, उसमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा। ओके, क्योंकि मैंने ना जूम वाला पूरा ढंग से कोई नहीं किया, जैसे आपका भी अब 10-15 मिनट अटेंड किया। शुरू में अटेंड करने में थोड़ा लेट हो गया, बीच में फिर आवाज नहीं आ रही थी, फिर 15-20 मिनट मैंने किया। तो ये मेरा 25 एक मिनट का हो पाता है ध्यान। और मैं फर्स्ट टाइम उसी दिन उनके पास गया था, थोड़े दिन ऐसे। पर मेरे को ना ये यूट्यूब वाले जो
41 और 5 46 दिन मेरे को सच में बेनिफिट हुआ है। नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि और हमारे अगर आजकल के स्टडी पैटर्न है, आप समझते हैं, एक तो ऑनलाइन आपको सारी क्लासेस का थ्योरेटिकल पार्ट दे दिया जाता है कि आप इसको सुनकर और अपनी क्वेश्चनिंग जो हो हमसे बाद में पूछना, ठीक है। जी एक आपका बच्चा या आप किसी स्कूल में जाकर बैठकर सामने मास्टर आपके बैठा है, उसमें आपको डिफरेंस क्या लगेगा? जी एक जी तो देखो 3 मेथड है। एक तो आपको सारा का सारा मटेरियल बुक्स प्रोवाइड करा दी गई और हम्म पुराने मास्टर्स की वीडियो दे दी गई। हम्म एक आपको आज के पैटर्न के हिसाब से ऑनलाइन सारा मटेरियल दे दिया गया। हम्म एक आपको स्कूल में जाके डेली क्लास लगाने का काम दे दिया जाएगा। जी जी आप इन तीनों में जो आपकी जो अवस्था है, आप हम्म इन तीनों में डिफरेंस के अकॉर्डिंग बड़ी इजीली समझ पाएंगे। जी जो हमारा स्टडी पैटर्न है, और हम्म ये नहीं है कि इंडिविजुअल आप करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर उससे पहले इंडिविजुअल बेनिफिट आप तब ले पाएंगे, घर पर किसी भी लेसन को आप तब समझ पाएंगे। हमेशा पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, हम टीचर भी रहे हैं। पहले आप एक ब्लाइंड रीडिंग घर पे कर लो। मान लो टीचर ने एक चैप्टर हमें कराना है, ब्लाइंड रीडिंग आप घर पे कर लो उसकी, ठीक है। आपने किया, आपने कोशिश की कि मैं अपने मन के विचारों को शांत करने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठ रहा हूं। उसके बाद आप एक टीचर के संपर्क में ऑनलाइन आकर उसको करो, और देन फिर आप उसको प्रैक्टिस करो। जी ये जो 3 स्टेप हैं, हम्म अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपनी ध्यान की यात्रा को करेंगे तो क्या होगा, आपकी हेल्प भी होती रहेगी और आपकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि पर मेरे ये उसके लिए एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, पूरा हम्म सुनिए। आज क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये यहाँ जो न्यू मास्टर जुड़ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है ये क्वेश्चन का आंसर। और एक चीज याद रखिए, आप किसी भी आज आप फर्स्ट या सेकंड क्लास में बैठकर उनकी टीचर का लेसन सुन रहे हैं, कल आप 5th क्लास में बैठकर सुन रहे हैं, अगले दिन आप 8th क्लास में बैठकर सुन रहे हैं, अगले दिन आप 10th क्लास में बैठकर सुन रहे हैं। आपको क्या समझ में आएगा? और उसमें भी आप एक पीरियड के अंदर, मान लो आपका एक 40 मिनट का पीरियड है, उस पीरियड के अंदर आप 10 बार अप डाउन हो रहे हैं, मान लो नेटवर्क की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, बिजनेस की वजह से, तो आप खुद सोचो जो टीचर ने समझाया वो आपको समझ आएगा? नहीं आएगा, कतई भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आप किसी भी लेवल में जाकर, अगर आप एक सीनियर मास्टर की क्लास में हैं तो पूरी तरह वहां सरेंडर करके अपने लॉजिकल माइंड को डाल के बैठ जाओ। तो क्या होगा, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वहां तक पहुंचने में वो मास्टर आपकी हेल्प करेंगे। जी पर अगर आप किसी भी क्लास में, किसी भी जूम सेशन में बैठे हैं, तो पूरे लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करके और हर क्वेश्चन को अपने मन से डाल के बैठ जाओ। पर उस क्लास को कंटिन्यू अगर आप नहीं करेंगे तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है। अब आप एक यात्रा कर रहे हैं, एक और एग्जाम्पल देती हूँ इसमें, मैं और अच्छे से समझ आएगा आपको। हम एक यात्रा कर रहे हैं, मुझे यहाँ से मुंबई जाना है जी मैंने अपनी एयर की टिकट करा ली, पर मेरी एयर की टिकट में मेरे 10 बीच में मैंने स्टॉप डाल दिए। मैं यहाँ से उतर के दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली से उतर के नागपुर जाऊंगी, नागपुर से उतर के अहमदाबाद जाऊंगी, अहमदाबाद से उतर के किसी और जगह जाऊंगी, फिर गुजरात जाऊंगी, गुजरात से मैं मुंबई जाऊंगी। जी मुझे हर जगह उतरना पड़ रहा है, मुझे हर जगह एक नई फ्लाइट का सामना करना पड़ रहा है। आप वही कर रहे हैं। बिल्कुल। पर ये भी है ना, परिस्थितियों में हुआ। मैं ना जब दोबारा एक और सेशन होना था राम राजू जी के बाद, मैंने पक्का मन था मैं उस दिन जाना था, उस दिन नहीं जा पाया।
हिसार में हुआ था ना दोबारा सेशन, इनका हुआ था। दीप्ति मैम आए थे। दीप्ति मैम आई थी। मैं बहुत पूरी कोशिश थी, मैं पहले से ही बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर था, मेरे को वो दिन निकालना नहीं हो पाया। और मैं कल है ना, आपने बताया था कि लाइव सेशन होगा, आपने 1317 सेक्टर 14 में, मेरा पक्का मन था कि मैं कल आऊंगा। पर मैंने है ना कल 5 बजे मेरे को थोड़ी फिजिकल प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर से जी के जो लंदन में डॉक्टर है ना, उनका अपॉइंटमेंट दे दिया कल 5 बजे का। तो मैं आपसे बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी शेयर कर पाऊंगा मैं। मेरे को है ना कोई पेन है, और जब से वो 41 दिन वो ध्यान किया, मेरे को एक बार भी पेन नहीं हुआ। और मेरे को खुद को विश्वास, मैंने ना उनके आपके वो सेशन अटेंड करने के बाद पीएमसी के वीडियो सुने, और मेरे को किसी वीडियो पे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं ऐसे क्या होता है, राइट। उसके बाद मेरे को जब मैंने वो, मेरा इसीलिए ये क्वेश्चन था कि वो रामा राजू सर तो कह के गए थे आप अकेले बैठिए और ध्यान कीजिए। जब मैंने ये 10 दिन खुद ध्यान किया, ये वाले मैंने डेट, उस टाइम मेरे को आराम नहीं हुआ, मेरे को दोबारा पेन हो गया। फिर मैंने 4 दिन से वो 21 दिन का एक ध्यान है, वो मैं इसको ऑडियो लगा के करता हूँ, फिर दोबारा आराम हो गया। तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन मैंने उठाया था कि आप, ये इनके जो सीनियर मास्टर है पत्री जी के भी वीडियो सुनिए, वो तो कहते हैं आप सिर्फ सांस पे ध्यान लगाइए, कुछ मत कीजिए, मेडिटेशन ऐसे हो रहा है। इसलिए मेरा ये क्वेश्चन था, और मेरा मेडिटेशन। हाँ जी। एक्चुअली क्या होता है ना, हर एक बच्चा हर एक तरह का नहीं होता ना। हर एक आत्मा का अपना अपना लेवल होता है। अब आप जब इतने पेन में चल रहे हैं, जिसमें आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, कई बार कुछ आत्माएं तो जो पिछले जन्म की हमारी अवस्था होती है उसमें फर्स्ट टाइम में कनेक्ट हो जाती हैं। किसी को 21 दिन में कनेक्शन हो जाता है, किसी को 40 दिन में कनेक्शन होता है। पर वो कनेक्शन जो एक डीप कनेक्शन और एक डीप बेनिफिट होता है, उसको आप अपने लॉजिकल माइंड के अकॉर्डिंग ले पाते हैं। कहीं ना कहीं आपका लॉजिकल माइंड आपको रोक रहा है कुछ चीजों को करने से। लॉजिकल तो मेरे को, अब भी मैं कह रहा हूँ, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है ऐसे कोई चीजें होती है क्या। मेरे को अभी सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा पेन में रिलीफ है। यस, और आपका लॉजिकल माइंड, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, आपको और भी अच्छे से समझ आएगा जहां आपका लॉजिकल माइंड आपको रोक रहा है। आप एक डॉक्टर के पास गए, अगर आपको डॉक्टर कोई मेडिसिन कोई टेस्ट लिख कर दे रहा है और आप उस पे डाउट कर रहे हैं, तो क्या आप डॉक्टर की उस सेवा का बेनिफिट ले पाएंगे? नहीं। सेकंड, हमने डॉक्टर को हाँ कर दी, डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया, और डॉक्टर ने बोल दिया हमें आपका ऑपरेट करना पड़ेगा, और हमें डॉक्टर पर विश्वास ना हो, हम अपनी पूरी बॉडी डॉक्टर को सौंप देते हैं, कहीं मारे कहीं काटे कुछ मर्जी करे हमारे को। तो क्या होता है, अगर वहां पर हमारा लॉजिकल माइंड आ जाता है, जो भी डेथ होती है ना, मान लो कोई डेथ होती है किसी अवस्था, वैसे तो देखिए टाइम होता है, पर एक विश्वास अगर हमारा नहीं है किसी भी चीज पर, तो हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है। आप एलोपैथी के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, आप होम्योपैथी के डॉक्टर के पास चले जाएं, आयुर्वेदा के पास चले जाएं, आप एक घर में अगर आप खुद भी करना चाहेंगे ना अपना ट्रीटमेंट, जैसे कि अगर आप सुनते हैं तो आपने डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा का, डॉक्टर रंजन जो ये पीएमसी के ही मास्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर रंजन की वीडियोस सुनिए जॉ डिस्पेंजा के बारे में। जो इंसान को पूरी तरह से डॉक्टर्स ने, उनकी हड्डियां टूट गई, उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था और आप भेज मैक्सिमम सकते हैं पास वो वीडियो? हाँ मैं आप भेज। निकालूंगी, भेज दूंगी, जरूर भेजूंगी। हर फॉरेन में रहने के बाद वहां के सभी डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था कि ये किसी भी तरह से जुड़ ही नहीं सकती। पर उनके विश्वास ने, ऐसे ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हैं
वेस्टर्न साइड पे, और अब तो अपने पीएमसी हिंदी पे ही दुनिया भर के इंटरव्यू हैं कि कितनी कितनी बीमारियों से सबने स्वयं को हील किया। और ये तो जो ये बीमारियों की हीलिंग है ना, ये तो एक बहुत छोटा सा गिफ्ट है हमारे लिए। इसके अलावा जो हमें मिलने वाला होता है वो तो हाँ। छप्पर फाड़ के मिलने वाला होता है। दीप्ति मैम सीधा बोलती हैं कि अगर आप सिर्फ एक चीज की एक्सपेक्टेशन करके बैठ रहे हो और अपनी लिस्ट बना के बैठ रहे हो कि मेरे अंदर ये हो जाए वो हो जाए, तो आप उसको छोड़ दो, क्योंकि आप सीमित हो रहे हो। आप जब तक सीमित रहोगे तब तक आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। जब आप असीमित होकर पूरी बहुत ऊर्जा कम के साथ लगता है जुड़ मेरा जाओगे। ध्यान, में सच बता रहा हूँ, मेरा बहुत कम ध्यान लगता है और बहुत कम विश्वास होता है, पर मेरे को ये फर्क हुआ तो मैं जबरदस्ती कोशिश कर रहा हूँ। आपका ध्यान कम नहीं लगता, और आपके अंदर लॉजिकल माइंड को छोड़ना पड़ेगा आपको। आपका ध्यान भी लगता है और आप पे फर्क भी पड़ता है। आप लॉजिकल माइंड को छोड़ दो और पूरी तरह से एक विश्वास कर लो कि मुझे इससे ही ठीक होना है, बस। ठीक है। वीना मैम, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, क्योंकि वीरेंद्र सर, आज आपने ध्यान सुना है? मैं कभी गाइडेड नहीं करवाती जल्दी से, भी सबको पता है यहाँ पे। मैं हमेशा श्वासों पे ही, जो आप बोल रहे हो। आज ना मैं जैसे ही ध्यान में बैठी थी, तो 2-4 मिनट के बाद मेरे को मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ये मेरे को आता है, मतलब पहला पद। लेकिन मेरे को ये अंदर से आ रहा था, तूने अंतिम लाइन बोलनी है, पूरा बोलना है। तो मुझे पूरा, मतलब दे दिया गया हिंट, लेकिन मुझे पूरा नहीं ध्यान आता था। तो मैंने गूगल पे सर्च करके निकाला है। तो उसकी अंतिम लाइन क्या है? मैं तो हूँ विश्वास में। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों आया है आज। तो वो शायद आपके के लिए ही आया था, आज का जो गाइडेड था कि विश्वास में। तो जब मैम अब बोल रहे थे कि विश्व, तो मुझे आया कि मेरे को यही तो आया था आज ध्यान में, और मैंने इसीलिए तो ये करवाया सारा, कि मोको का ढूंढे रे बंदे। तो उसकी अंतिम लाइन क्या है? मैं तो हूँ विश्वास में। तो ये शायद आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ही था कि आप कहीं ना कहीं वही शंका रख के बैठे हैं, विश्वास नहीं रखे हुए हैं। तो इसीलिए शायद मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि मैं अदरवाइज जल्दी से गाइडेड करवाती नहीं हूँ, और आज मुझे स्पेशली हिंट दे के करवाया गया है, मतलब मुझे बता के करवाया गया। और स्पेशली ये आया कि लास्ट लाइन पूरा बोलना है मुझे। नहीं तो यहाँ पे जितने भी हैं सभी ने अगर मुझे सुना होगा, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलती हूँ, मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं पहली 2 लाइनें ही बोलती हूँ, मैंने कभी पूरा नहीं बोला ये। आज मेरे को स्पेशली आया था कि मुझे पूरा अंतिम लाइन तक बोलना है। तो ओके। फिर मैंने पूरा इसीलिए आज उसको पूरा लिया देखिए कि सर, लास्ट। हमारे कोई बात नहीं गुरमीत, वीना क्या मैम, है कि वीना हमारे मैम, हाँ मैं 2 मिनट कुछ कहूंगी इनको। सर, आपको इस मंच से इसीलिए जोड़ा गया है कि आप ध्यान से जुड़े। जो भी आपके अंदर संशय या जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके। कंटिन्यू यहाँ जुड़कर ध्यान कीजिए। गाइडेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका विचार आ रहे हैं, मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, आंखें मत खोलिए, चुपचाप बैठे रहिए। जी। कंटिन्यू करोगे आप जब एक इस जगह की एनर्जी के साथ, तो आपके अंदर शारीरिक रूप में भी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी और सारी चीजें आपकी ठीक होती चली जाएंगी। जी। इतना विश्वास अपने अंदर रखिए कि आपको जोड़ा गया है। रामा राजू सर को जो आपने सुना, उनके थ्रू ही इस मंच से जोड़ा गया है। ठीक है, हम्म। तो आप मेरा यहाँ इस मंच पर कंटिन्यू रहिए, जी तभी मेरा आपको फायदा होगा। अगर जी। जगह जगह घूमोगे तो फायदा नहीं होगा। एक ओके। मंच से जुड़कर हम जब रहते हैं तभी हम सारी चीजों को ले पाते हैं, समझ ओके। पाते हैं। जी। तो आप मेरा कंटिन्यू कीजिए इस मंच पर। मेरा क्वेश्चन आप समझ चुके थे, आपने सुना हाँ जी होगा मेरा क्वेश्चन क्या था। यस यस, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है सर, आपका, जो ये आप जो मास्टर। पीएमसी हिंदी से जो आप गाइडेड कर रहे हो 21 डेज का चैलेंजिंग का, उसमें सिर्फ म्यूजिक दिया गया है। इसीलिए दिया गया है जो मेडिटेशन खुद से कर रहे हैं उनके लिए एक हेल्प हो सके स्टार्ट करने की। समझ रहे हो? जब हाँ। हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एक मतलब गुरु की जरूरत होती है ताकि हम कंटिन्यू उसको कर सकें। तो आपको यहाँ इसीलिए जोड़ा गया है कि आप यहाँ पर जो भी चीजें चल रही हैं उनके साथ जुड़कर अपने आप को और समझते जाएं, अपनी आत्मा से जुड़ते जाएं, और जी। आपकी शारीरिक हीलिंग ऑटोमेटिक होती चली जाएगी।
ठीक है। तो मैंने यही पूछा था, जो मैंने बहुत सुना, मेरे पास टाइम बहुत होता है, तो इसलिए मैंने पूरे इनके पीएमसी के वीडियो सुने। तो मेरे ये समझ में आया कि इन्होंने जो बताया वो तो ये बताया कि आपको अकेले मतलब बिना कुछ बोले ध्यान ऐसे करना चाहिए, पर मेरे को बेनिफिट ये सुनने वाला यूट्यूब वाला जो किया उससे हुआ। मेरा ये था जी क्वेश्चन। हाँ, तो एक्चुअली बात सिर्फ वही इन्होंने है। मैं आपको बताया, इसका आंसर हर तरीके से दे चुकी हूँ। हर बच्चे का आपने अलग बता अलग दिया, ये कह रहा हूँ स्तर मैं, होता है। आपको यस, समझ चुका हर हूँ। बच्चे का अलग अलग स्तर होता है। किसी को टीचर की थोड़ी डीप गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, हाँ, किसी को एक ही बार में हो जाता है। और ये सब जो होता है हमारी इस जन्म की और पिछली चीजों की ब्लॉकेजेस की हमारी अवस्था के हिसाब से होता है। जितना आपके ऊपर, देखिए, हमने इस मोबाइल की बेल को सुनना है, पर इसके ऊपर अगर मैंने बहुत सारा ढेर कपड़ों का डाल दिया तो मैं उसकी आवाज को नहीं सुन पाऊंगी। मैं आपकी ऐसे बात ही था आप ये अपने इसका। अंदर, हाँ, मैंने आपको मतलब एक नहीं काफी सारे एग्जाम्पल दे दिए, अलग आपकी अलग बात क्लासेस के समझ में अकॉर्डिंग आता भी भाई, दे दिया, एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग, पायलट के अकॉर्डिंग मैं भी दे दिया, और इसके बिल्कुल अकॉर्डिंग क्लियर भी हो दे गया है दिया। मेरा। हाँ, मेरा ये चीज बिल्कुल क्लियर, और मेरे को ये लग रहा है कि आज मेरा है ना ज्वाइन करने का बेनिफिट हो गया। अदरवाइज मैं है ना जबरदस्ती यही कोशिश करता, वे मैं अकेला बैठ के करूं, जब इनके सबसे बड़े गुरु ने उन्होंने बताया तो ऐसे करे, और मेरे को बेनिफिट इससे हो रहा है। तो ये आपने क्लियर कर दिया, तो मेरी चीजें समझ आ गई है। हाँ, ये अलग अलग जूम सेशन, जूम सर्कल इसीलिए बनाए गए हैं कि छोटी क्लासेस, छोटे स्कूल्स की भी जैसे जरूरत होती है ना, ऐसे ही अलग अलग एरिया में जितने मास्टर हैं जो खुद नहीं इतनी जल्दी अपने आप को ग्रो कर पा रहे, अपने क्वेश्चन को बड़े मास्टर के सामने भी नहीं रख पा रहे, तो यहाँ पे उनके सभी प्रश्नों का समाधान हो जाए। और इसके लिए आपको एक क्लास में बैठेंगे, तभी आप उन चीजों के कॉन्सेप्ट को, जैसे मैंने आपको सेकंड, फिफ्थ, एट, टेंथ का एग्जांपल दिया, आपको एक क्लास में बैठना पड़ेगा, वो चाहे ये हो या कोई। ठीक है। हाँ, ये आप हमारे यहाँ के ऐसे ऐसे मास्टर्स जो अभी तक हर तरह से इधर उधर जाकर सबने अलग अलग क्लासेस को करके देखा, जब वो एक जगह टिके तो 40 दिन के अंदर उनका क्या ग्रोथ आया है वो यहाँ के मास्टर भी बता देंगे। पर आप जुड़ेंगे तो आपको पता चलेंगी वो चीज। आज तो मैंने ना बहुत जगह ज्वाइन कर रखा है, जूम मीटिंग इधर उधर। बस मैं आज यूं सोच ही रहा था, मैं आज इनको सबको हटाता हूँ यूट्यूब से और खुद से करूंगा। पर आज है ना, पता नहीं क्यों आपके सेशन में, माँ ये तो हिसार के हैं, इनका आज 12 से टाइम है, तो आज इनका करके देखता हूँ। मेरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, और मैं जो करना चाह रहा था वो चीजें भी हो गई। यस सर। तो मैं वो आपको बेनिफिट मिलेगा, एक ही क्लास में बैठेंगे। जब तक आप एक क्लास को पूरा नहीं कर लेते तब तक आप उस ज्ञान को अच्छी तरह से एक अवस्था बना ले अपनी, उसके बाद आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे आप ज्ञान ले पाएंगे। मैं अब एक बारी मैंने ना, पहले भी मेरा मन बना चुका था मैं, हम्म। बल्कि अगर आपसे बात ना करता तो शायद ये वाला ग्रुप भी छोड़ने का था। मेरी बस दो ही चीज़ थी, या तो मैं खुद करूंगा या यूट्यूब से। बाकी सारों का मेरे को ऐसे हो रहा था, पर आज ये चीज आपके बताने से मेरे समझ में भी आ गई। यस ठीक सर। है, धन्यवाद हाँ, आपका। बिल्कुल सर, आप कहीं भी रहें कोई वो नहीं है, पर आप एक ही जगह पर जुड़कर परमानेंटली कम से कम 40 दिन जरूर ध्यान करें, तो आप अपनी अवस्था को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। 40 दिन और तो मैंने बदलाव, यूट्यूब वाला किया था, अब मैं हाँ, ये वाला तो अब ये आपने उससे, आपने वो 40 दिन किया था, तो आप इस बात के खुद एग्जाम्पल है, आपने उससे बेनिफिट भी लिया था। बिल्कुल, मेरे को फर्स्ट डे ही बेनिफिट मिला था। हाँ। जब खुद किया तो मुझे नहीं हुआ, फिर मैंने वो 21 दिन वाला कर रखा है। और अब ये आप वाली बात भी मेरे को समझ में आई है। मैं कम से कम 7 8 5 6 ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ, अब उनको सबको निकालता हूँ। और ये फर्स्ट क्लास का यहीं से मान के मैं शुरू करने की हाँ, कोशिश। बिल्कुल, बिल्कुल सर, वेलकम सर, वेलकम। वैसे तो मैंने वैसे ही मन बना लिया था, मैं ये अब सारे ग्रुप छोड़ूंगा, हम्म। यूट्यूब खुद का करूंगा। पर ये जीके सर ने क्या बोला आपको? जीके सर से आपका अपॉइंटमेंट हुआ तो जीके सर ने क्या बोला? उन ग्रुप को रखूंगा मैं, जीके सर को। उन्होंने क्या बोला आपको? जीके सर से मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई। हम्म।
हाँ, एक उनके वो ग्रुप रखूंगा। वो इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि उनसे मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने है ना, मैंने उनका यूट्यूब पे वीडियो 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 सुने थे। हम्म मेरे निशान है सफेद। और हम्म मेरे को ये क्वेश्चन उस दिन भी आया था जब मैं आया था, भाई ये इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं, कोई मैडम थे उनके भी है, उनके पूरे शरीर पे है, मेरे ये ऐसे निशान है, हम्म एक ही माथे पे है, हम्म तो इनके क्यों नहीं ठीक हुए? ठीक है ये सर, मेरे बिल्कुल। ये आपका स्किन प्रॉब्लम है और ये अलग प्रॉब्लम है, इसके भी कारण है, आपको पता चलेंगे। और जी के सर से आप कनेक्टेड रहें और यहाँ पे आप रूटीन में ध्यान की। एक वो ग्रुप रखूंगा, एक ये, बाकी मेरा मन, आज मैंने यूं मन बना ही लिया था, सारे ग्रुप मेरे 2-3 महीने का सारा सुन लिया, देख लिया, तो हम्म फिर मेरे को मैं ये, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप साथ, आपसे आज बात हुई है, मेरी कम से कम 8-10 लोगों से बात भी हो चुकी है, हम्म और 2-3 इसके मास्टर ना रियली में यूं लगे भी हाँ इन लोगों से बात होनी चाहिए थी, और अच्छी बात हुई है, ये भी सही हम्म बात है। हम्म एक तो कोई वहाँ के हैं, लंदन के हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बताई, और एक बहन जी तो देहरादून की है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मैंने कहा पूरा वाबले नहीं, अच्छा हुआ। और जो उन्होंने अपनी आत्मा का बताया ना, भी अपनी आत्मा ऐसे घूमने आती है, एक्सपीरियंस लेने आती है, अपना एक्सपीरियंस लेके चले जाएंगे, तो वो चीजें मेरे को यूं लगी, हाँ ठीक है, ये बातें सुननी थी। तो आपकी बात भी मेरे को अच्छी लगी, और मैं आप वाला एक बारी तो, आपने जो बताया है 2 महीने के लिए, मैं इसको करके देखता हूँ। यस। अपना टाइम 12 से 2 ही रहेगा? नहीं सर, ये 12 से 2 तो सिर्फ ज्ञान होता है, ध्यान हमारा 3:30 बजे होता है। साढ़े इसको तीन यस, 3:30 से 5, 5:30 बजे तक ध्यान की क्लास होती है। उसमें भी हम किसी न किसी टॉपिक पे बीच बीच में ज्ञान लाते रहते हैं। तो आप अपने मतलब एक कंटिन्यूटी के साथ करेंगे तो जरूर बेनिफिट मिलेगा जी इसमें। बिल्कुल, और थैंक यू। लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करें। ठीक है होता नहीं ना, जबरदस्ती आता है, ये तो मैं चाहने से थोड़ा ही हो रहा है, ये तो अपने आप। सर, माइंड तो हमारा ही है ना, लॉजिकल और जो भी विश्वास है वो हम ही बनाते हैं। तो लॉजिकल माइंड को बार बार बोलना पड़ेगा, जैसे कि हमारे मन में क्वेश्चन बार बार हम खुद खड़े करते हैं ना, ऐसे ही रेपिटेशन करें कि मैं अपने लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करता हूँ, मैं अपने लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करता हूँ। जब भी ध्यान में बैठे तो यही बोल कर बैठे, और जब भी लॉजिकल माइंड का कोई प्रश्न आने लगे तो मैं इसे ड्रॉप करता हूं, अपने आप को बार बार याद दिलाएं। जितनी बार आप इसको रिपीट करते रहेंगे तो आपके पूरे उसमें स्नायु सिस्टम में वो मैसेज पहुंचेगा कि लॉजिकल माइंड ड्रॉप करना है। क्योंकि हमारे माइंड को लॉजिक की आदत पड़ चुकी है। फिर सेकंड, आप मेल बॉडी में है तो मेल बॉडी जो है वो सबसे ज्यादा लॉजिकल होती है। और मैं आपको सच बता ही देता हूँ, मेरे को तो यूं लगा यार, तू ये कहीं गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि एक तरफ से मेरा मन नहीं मान रहा, एक तरफ मेरे को कोई बेनिफिट हुआ तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। यस सर, लॉजिकल माइंड मेल बॉडी का एक फीचर है। हाँ फीचर है, हाँ। जी। लॉजिकल माइंड मेल बॉडी का एक फीचर है। तो आप अपनी मेल बॉडी के अकॉर्डिंग उसमें हैं, पर जब तक आप उसको पूरी तरह से ड्रॉप नहीं करेंगे तब तक आप बेनिफिट, परमात्मा की उच्चतम शक्ति को लेने के लिए हर एक संत ने पहले खुद को छोड़ा है। पर ये चीज तो सच है, कोई माने या ना माने, मतलब मैं ध्यान को नहीं मानता, ये मेरी अपनी सोच है। हम्म मेरे को 45 दिन बेनिफिट हुआ है, और मैं इनके वीडियो नहीं माना ना, ऐसे हो सकता है दूसरा भी ना माने, यार ऐसे कैसे पहले दिन में फायदा हो सकता है? तो इसीलिए तो आपको दोबारा वो प्रॉब्लम हो गया ना, क्योंकि आप खुद विश्वास नहीं कर रहे। नहीं, मैं खुद किया तब नहीं हुआ, अब 4 दिन से दोबारा ठीक हूं मैं सर, यूट्यूब। एक्चुअली आपका लॉजिकल माइंड आपको ठीक हो रहे हो, आप उस पर विश्वास नहीं करने दे रहा। हाँ जी। तो आपका जो मेन इशू है वो लॉजिकल माइंड है। हम्म। तो आप पूरी तरह से बार बार इसको लिखना शुरू कर दो।
ठीक है जी। लिखो इसको जितनी बार, सुबह रात दिन जब बैठ रहे हो। मैं अपने लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करता हूं और मैं पूरी तरह से ध्यान के द्वारा अपनी शरीर को स्वस्थ कर रहा हूं और आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति को पा रहा हूं। इस सेंटेंस को लिखो आप। ठीक है जी। ठीक है, आप जितना लिखोगे, इसको भी 21 दिन 40 दिन का एक संकल्प लेके लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। उससे क्या होगा, आपका लॉजिकल माइंड ड्रॉप हो जाएगा और आप उस पर खुद विश्वास करोगे। आप ही बोलोगे यस मैम, ध्यान ही सब कुछ कर सकता है। आज आप ये बात, अगर आपने मेरी इस बात को फॉलो कर लिया, 41 दिन लगातार उसको लिख लिया और ध्यान के साथ हमारे साथ जुड़ के रहोगे, तो 41 दिन के अंदर आप ही ये बात यहाँ बोल कर जाओगे कि मैम ध्यान ही है जो सब कुछ दे सकता है। थैंक यू। बिल्कुल। मैं आपको एक बात, वैसे अगर आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है तो यस मैं सर, एक्चुअली हम फिर कभी एक बार फिर बात करेंगे। 1 बज गई है, हमारा जो ज्ञान का सेशन है वो हमारा 2 बजे से पहले पहले का है और आज थोड़ा सा मैं बिजी भी थी, तो हम एक आध दिन फिर कभी डिस्कशन करेंगे आपके थैंक साथ। यू। हाँ करेंगे सर, जरूर करेंगे। यस, थैंक यू सो मच। वैसे तो ये काफी सारे न्यू पार्टिसिपेंट के लिए आंसर है, पर अगर ये मेरा सेपरेट वीडियो होता तो मैं इसको अलग से अपलोड करती, ताकि ये सबको मैसेज पहुंचे कि हमें क्यों और क्या कैसे करना चाहिए। ये क्वेश्चन हर एक न्यू पर्सन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। हाँ जी सर। और खास तौर पर जो इसीलिए आप कभी भी देखेंगे धर्म की जितनी भी जगह होंगी, लेडीज ज्यादा होती हैं वहां पर। आप जितना भी, जब भी किसी भी गुरु के यहाँ देखेंगे, लेडीज सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि लेडीज का लॉजिकल माइंड कम यूज करती हैं और मेल लॉजिकल माइंड यूज करते हैं। वो अपनी जगह पे भी ठीक होते हैं, क्योंकि उन्होंने वही काम करने होते हैं अपनी लाइफ में। पर जब हम आध्यात्मिकता में आ जाते हैं तो हमें उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि हम गलत है, लॉजिकल माइंड में है, क्योंकि हमें उस समय पे अपने काम करने हैं, हमें उस स्टेज में रहकर जब करना होता है तो वहां वो भी जरूरी होता है। तो रॉबर्ट इगरसोल उन दिनों के सुप्रसिद्ध वक्ता थे। उन्हें एक भाषण के 1 लाख रुपए तक मिल जाते थे, परंतु वे निपट भोगवादी, और ये हमारा हो गया था, है ना। वाल्डो हरिदासी के संग स्वामी जी दूसरी बार न्यूयॉर्क पहुंचे तो स्थायी काम की शुरुआत करने के इरादे से पहुंचे। इस बार उन्हें पहले की तरह स्वागत सम्मान नहीं मिला, बल्कि रहने के लिए किसी सम्राट मोहल्ले के मकान भी नहीं मिला। रंग भेद के कारण उन्हें एक गरीब सी बस्ती में गंदे से मकान में ठिकाना मिला। एक रात रुकते ही स्वामी जी को लगा कि यहाँ का खाना गंदा है, अतः उन्होंने कुमारी वाल्डो से पूछा, क्या तुम मेरे लिए खाना पका सकोगी। वाल्डो ने प्रसन्नता पूर्वक खाना बनाना शुरू किया। उसका अपना निवास शहर के दूसरे छोर पर ब्रुकलिन नामक जगह पर था। उसे सुबह पहुंचने में 2 घंटे का समय लग जाता था, फिर भी वह 10 बजे तक पहुंच जाती थी और रात को 9-10 बजे वापस रवाना होती थी। वाल्डो स्वामी जी के लिए केवल खाना ही नहीं बनाती थी, बल्कि ग्रंथों का संपादन करती थी, स्वामी जी के वचनों को लिपिबद्ध करती थी, पुस्तकों के प्रूफ देखती थी, घर को साफ रखती थी और लोगों से बातचीत भी करती थी। एक प्रकार से वह स्वामी जी की सर्व सहायिका थी। जब स्वामी जी न्यूयॉर्क में पहल आए तो वे ब्रॉडवे पर अग्नि के समान भड़कीले वस्त्र पहनकर लंबे लंबे डग भरते हुए चला करते थे। वाल्डो को लगभग भागते हुए और हाँफते हुए चलना पड़ता था। लोगों का ध्यान सहसा उनकी ओर खींच जाया करता था। सभी पूछते थे कौन है ये। ऐसी स्थिति में स्वामी जी का साथ देना वास्तव में बहुत बहादुरी का काम था, परंतु वाल्डो ने स्थिति को संभालते हुए उन्हें कुछ काम भड़कीले रंग का कोट पहनने के लिए राजी कर लिया, कुछ कम भड़कीले रंग का। एक दिन स्वामी जी ने देखा कि वाल्डो की आंखों में आंसू है। उन्होंने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है एलन। वाल्डो ने कहा, लगता है मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ। जब दूसरे लोग आपको नाराज करते हैं तब भी आप मुझी को डांटते हैं, मैं क्या करूं। स्वामी जी ने तुरंत कहा, देखो मैं नए लोगों को नहीं जानता, इसलिए उन्हें नहीं डांट पाता, तभी तो तुम्हारे पास आता हूँ। यदि अपने लोगों को भी ना डांट सकूं तो भला कहो डांटने के लिए किसके पास जाऊं।
यह सुनते ही वाल्डो के आंखों आंसू सूख गए और वह मुस्कुरा पड़ी। उसके बाद तो वह डांट खाने के लिए प्रतीक्षा करती रहती। वाल्डो को अनेक महापुरुषों के संग रहने का अनुभव था, परंतु कोई भी उन्हें देर तक प्रभावित नहीं कर पाया था। सबके स्वभाव के दोष नजर आ जाते थे। उसे स्वामी जी से भी डर था कि कहीं उनका भी साथ न छोड़ना पड़े, परंतु स्वामी जी ने अब तक तो कोई ऐसा मौका दिया नहीं था। एक दिन वह मौका भी आ गया। वाल्डो ने क्या देखा, स्वामी जी के घर में एक आदम कद दर्पण था। स्वामी जी काफी देर से उस दर्पण को निहार रहे हैं, फिर उस दर्पण में अपनी छवि को देख रहे हैं। बीच बीच में विचारों में डूब जाते हैं और कमरे में टहलने लगते हैं। टहलते हुए दर्पण में अपने को देखने लगते हैं। वाल्डो को लगा अब उनकी कमजोरी सामने आने वाली है। वे अपने ही मद में चूर हो गए लगते हैं। तभी स्वामी जी ने उसे पुकार कर कहा, एलन देखो ना, कितनी विचित्र बात है। मैं याद ही नहीं रख पाता कि मैं दर्पण में कैसे दिखता हूँ। मैं बार बार दर्पण में अपने आप को देखता हूँ, परंतु मुड़ते ही भूल जाता हूँ कि कैसा लगता हूँ। विश्वस्त गुडविन। गुडविन स्वामी जी के अत्यंत स्नेही भक्त थे। उनका पूरा नाम था जोशिया जे गुडविन। उनकी कहानी भी बहुत प्रेरक है। वे मूलतः अंग्रेज थे और स्वामी जी से भेंट करते वक्त लगभग 30 वर्ष के थे। पहले वे अदालतों को रिपोर्ट लिखा करते थे, बाद में समाचार पत्रों में संपादन का काम करने लगे। उन्होंने 3 पत्रों में 11 वर्षों तक यह कार्य किया। उसके बाद शायद जुआ आदि व्यसनों में पड़कर जीवन को तबाह कर बैठे। संयोग से जब स्वामी जी न्यूयॉर्क में थे तो वे उनके संपर्क में आए। स्वामी जी ने उनके पूर्व जीवन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की, फिर भी उन्हें पूरा स्नेह दिया। इस बात ने गुडविन के हृदय पर गहरी छाप छोड़ी। व्यसनों के कारण अपने घर वाले भी तिरस्कार करने लगते हैं, तब स्वामी जी जैसे महान व्यक्ति का स्नेह देना उन्हें प्रभावित कर गया। उन्होंने स्वामी जी के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया। उन दिनों एक आशु लिपिक को 1 सप्ताह के लिए 15 से 18 डॉलर देने पड़ते थे, परंतु गुडविन ने अपनी सेवाएं बिना किसी पारिश्रमिक के देने का संकल्प किया। उन्हें वेतन ऑफर किया गया, परंतु गुडविन ने अस्वीकार कर दिया। वास्तव में गुडविन की समर्पित सेवाओं के कारण ही स्वामी जी की अमृतमयी वाणी आज करोड़ों पाठकों तक पहुंच सकी है। गुडविन की सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। स्वामी जी गुडविन को विश्वस्त गुडविन कहा करते थे। स्वामी जी कभी कभी गुडविन के साथ भी उसके पुराने अनुभवों को लेकर मजाक किया करते थे। स्वामी जी जानते थे गुडविन जुआ बहुत खेला करता था और अक्सर रुपए हारा करता था, इसलिए स्वामी जी उसे मनोविनोद में कहा करते थे, मेरे विचार से तुम्हारा नाम गुडविन नहीं बैडविन होना चाहिए। क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? गुडविन सर झुकाकर कहा करता, नहीं, अब जब से आपके साथ रहता हूँ मुझे लगता है मेरी माँ ने मेरा नाम ठीक ही रखा है, गुडविन। क्यों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? 25 मार्च 1896 हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्वामी जी का एक भाषण रखा गया। विषय था वेदांत दर्शन। विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर और प्रतिभाशाली छात्र उपस्थित थे। सारगर्भित भाषण के बाद चर्चा और प्रश्नोत्तर का दौर चला। सभी श्रोता उत्तर सुनकर इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने स्वामी जी को विश्वविद्यालय के प्राचार्य दर्शन के प्रधानाचार्य का पद स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। स्वामी जी पहले भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर का पद अस्वीकार कर चुके थे। उन्होंने यह पद भी अस्वीकार किया। और अमेरिका की सुप्रसिद्ध कवित्री श्रीमती एला व्हीलर विल्लाकॉक्स लिखती हैं कि एक दिन मैंने सुना कि मेरे आवास से मात्र 1 ब्लॉक की दूरी पर भारत के एक दार्शनिक आए हैं। कौतूहलवश मेरे पति भी वहां चले गए और श्रोताओं के बीच बैठ गए। हमें सुनते हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि हमने अपने आप को किसी अत्यंत सूक्ष्म, सजीव और अद्भुत लोक में पाया। हम व्याख्यान के अंत तक सांस रोके सुनते रहे। बाहर निकलकर हमने महसूस किया कि हमें एक नई आशा और नई स्फूर्ति आ गई है। मेरे पति बोले, धर्म, ईश्वर और दर्शन की यही व्याख्या तो मैं ढूंढता फिर रहा था। महीनों तक हम दोनों स्वामी जी के प्रवचन सुनने जाते रहे। वे भयंकर जाड़े के दिन थे। आर्थिक मंदी रौद्र रूप दिखा चुकी थी। बैंक फेल हो चुके थे। शेयर फटे गुब्बारे के समान नीचे उतर रहे थे। जिंदगी अंधेरी घाटी के समान प्रतीत होती थी। तब व्याख्यान सुनने के बाद जाड़े की अंधेरी सड़क पर मुस्कुराहट के साथ मेरे पति कहा करते थे, सब ठीक है, चिंता का कोई कारण नहीं। अपमान और तिरस्कार से संघर्ष। उन दिनों स्वामी जी डेट्राइट में थे। कभी कभी उनका सामना विश्वविद्यालय के उन काऊ बॉयज के साथ हो जाता था जिनका काम ही स्वामी जी की सभा में खलल डालना था। उन्हें वहां से खदेड़ना होता था। एक दिन डेट्राइट में ऐसा ही हुआ। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहीं कहा था, जो व्यक्ति परम सत्य में लीन हो जाता है वह अपने परिवेश के प्रभाव से मुक्त हो जाता है।
बाहरी संसार की कोई भी घटना फिर उसे प्रभावित नहीं करती। कुछ मंचलों ने सोचा इस बात की भी परीक्षा ले ली जाए। उन्होंने स्वामी जी को अपने गांव में व्याख्यान देने के लिए बुलाया। स्वामी जी ने देखा कि मंच के रूप में एक लकड़ी के पीपे को उल्टा करके रख दिया गया। स्वामी जी ने इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। वे पीपे पर चढ़ गए और भाषण देने लगे। कुछ मिनटों में वे भाषण में इतने लीन हो गए कि उन्हें बाहरी कठिनाइयों का ज्ञान ही नहीं रहा। तभी धाई की आवाज आई और एक गोली उनके कानों के पास से सनसनाती हुई निकल गई। परंतु उन्होंने अपना भाषण जारी रखा और फिर एक के बाद एक अनेक गोलियां चली, परंतु भाषण जारी रहा। भाषण अपने समय पर समाप्त हुआ। तब उन उदंड लड़कों ने स्वामी जी को चारों ओर से घेर लिया और स्वामी जी से हाथ मिलाते हुए कहा, हाँ आदमी तो सच्चे हो। स्वामी जी एक मजेदार घटना और सुनाते हैं। उन दिनों डेट्रॉइट में उनके प्रवचनों की श्रृंखला चल रही थी। उन्हें एक नगर में आमंत्रित किया गया। वे भाषण से पहले ही आयोजन स्थल पर पहुंच गए थे, अतः आयोजकों ने उनके आराम के लिए मंच पर बने एक स्वागत कक्ष में व्यवस्था कर दी थी। स्वामी जी उस कक्ष में चले गए। कमरा अंधेरा था। बैठने के लिए एक आराम कुर्सी रखी थी। स्वामी जी उस पर बैठ गए। जैसे ही बैठे कुर्सी चरमराकर टूट गई। स्वामी जी उसमें फंस गए। उन्होंने टूटी हुई कुर्सी में से निकलने की बहुत चेष्टा की, परंतु बेकार। कहीं कपड़े उलझे तो कहीं बाहें। पास कोई नहीं था, अतः वे उसी मुद्रा में पड़े रहे। जब मंच से उन्हें बाहर आने के लिए बुलाया गया तो स्वामी जी ने बड़े जोर से आवाज दी, यदि आपने मुझे दयनीय स्थिति से नहीं उबारा तो श्रोताओं को इसी तरह इंतजार करना पड़ेगा। यह सुनते ही पूरे सभागार में ठहाका गूंज उठा। अब आयोजक दौड़े दौड़े आए और उन्हें कुर्सी से निकाला। स्वामी जी मंच पर पहुंचे तो पहले जोर से हंसे, फिर अपना गंभीर भाषण देकर उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया। स्वामी जी की महानता की घटनाएं अनेक हैं। जिन दिनों वे अमेरिका के दक्षिणी प्रांत में प्रवचन कर रहे थे, तब उन्हें रंग भेद के अनेक कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा। कई बार उन्हें निग्रो समझ लिया जाता था। एक नगर में प्रवचन करने के लिए वे रेलवे स्टेशन पर उतरे। उनका भव्य स्वागत किया गया। एक निग्रो कुली ने देखा तो वह गर्व से भर उठा। उसने समझा कि विवेकानंद भी निग्रो हैं। अतः वह विवेकानंद के पास आए और हाथ मिलाकर बोला, मैंने सुना है कि आप हमारी जाति में एक महान व्यक्ति हुए हैं। आपके द्वारा निग्रो समाज गौरवान्वित हुआ है, सो मैं आपके साथ हाथ मिलाने का सौभाग्य प्राप्त करने आया हूँ। विवेकानंद ने बड़ी आत्मीयता पूर्वक उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ऐसा ही उनके साथ दक्षिण अमेरिका के एक होटल में हुआ। होटल वाले ने उन्हें निग्रो समझकर होटल के अंदर नहीं आने दिया और अभद्रता पूर्वक गालियां सुनाई। फिर भी विवेकानंद ने सफाई में यह नहीं कहा कि वे निग्रो नहीं हैं और एक भारतीय हैं। वे और कहीं आश्रय के लिए चले गए। अगले दिन समाचार पत्रों में समाचार छपा कि स्वामी जी ने अद्भुत भाषण दिया, जिसमें नगर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। होटल वाले ने यह समाचार पढ़ा और स्वामी जी का फोटो देखा तो वह बहुत लज्जित हुआ और वह उन्हें ढूंढता हुआ आया और उनसे माफी मांगी। एक बार उत्तरी अमेरिका में भी एक नाई ने उन्हें इसीलिए अपनी दुकान से अपमानित करके निकाल दिया, क्योंकि उसकी नजरों में भी वह निग्रो थे। ऐसी घटनाएं सुनने के बाद उनके एक पाश्चात्य शिष्य ने उनसे पूछा, आपने यह अपमान सहने की बजाय उन्हें बता क्यों नहीं दिया कि आप निग्रो नहीं बल्कि भारतीय सन्यासी हैं? तब स्वामी जी रोषपूर्वक बोले, क्या कहा? दूसरों की कीमत पर बड़ा होना, मैं इसके लिए पृथ्वी पर नहीं आया। स्वामी जी ने रंग भेद की नीति का कभी भी समर्थन नहीं किया, बल्कि जो लोग रंग भेद के कारण स्वयं को महान मानते थे, स्वामी जी ने उनकी हंसी उड़ाई। वे गर्वपूर्वक कहते थे कि उनके शिशुओं में शिराओं में मिश्रित रक्त है। यदि मुझे अपने गौर वर्ण आर्य पूर्वजों पर गर्व है, तो अपने पीत वर्ण मंगोल पूर्वजों पर मुझे और भी अधिक गर्व है, और सर्वाधिक गर्वित हूं मैं अपने कृष्ण वर्ण निग्रो पूर्वजों के प्रति। उन दिनों स्वामी जी को एक सप्ताह में 13-14 व्याख्यान देने होते थे। तैयारी का समय ही नहीं मिलता था। प्रवचन के बाद मिलने जुलने वालों का तांता लग जाता था। स्वामी जी अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण थक कर चूर हो जाते थे, अतः रात के समय सोचते, अब क्या करूं, कल क्या बोलूंगा। तभी उन्हें दैवीय सहायता मिल जाती और रात को सो जाने पर मध्य रात्रि में उन्हें एक ऊंची आवाज सुनाई देती। लगता था जैसे कोई आकर उन्हें कल की विषय वस्तु के बारे में सब बता देता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि वे बिस्तर पर लेटे हैं और कोई दूसरा समीप आकर व्याख्यान दे रहा है। कभी कभी ऐसा लगता था कि दो आवाजें व्याख्यान के विषय पर तर्क वितर्क कर रही हैं। उनमें कुछ सामग्री बिल्कुल नई और पहले से अज्ञात होती थी। कभी कभी तो मकान में रहने वाले अन्य लोग उनसे पूछा करते थे, स्वामी जी रात के समय आप किससे बातें करते रहते हैं? तब स्वामी जी मंद मंद मुस्कुराकर चुप हो जाते थे। अधिक पूछने पर इतना ही कहते, अरे कुछ नहीं, यह मन की ही क्रिया है। मन अपने दो भागों में विभाजित करके आपस में संवाद करता रहता है। इस प्रकार वे आध्यात्म को कोई अलौकिक शक्ति ना बताकर मन की क्रिया बताकर उन्हें संतुष्ट किया करते थे।
यही पत्री जी ने किया है। यहाँ पे ये जो सेंटेंस आ रहा है, उन्होंने भी आध्यात्म को कोई अलौकिक शक्ति ना बताकर मन की क्रिया बताई। लंदन प्रवास। अमेरिका की धर्म महासभा में स्वामी जी की भेंट इंग्लैंड की कुमारी हेनरिएटा मूलर से हुई थी। जैसे अन्य लोग स्वामी जी के व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हुए, उसी प्रकार मूलर भी अभिभूत थी। इसी परिचय के कारण स्वामी जी ने अमेरिका में रहते हुए अपने एक दीक्षित शिष्य अक्षय कुमार घोष को कुमारी मूलर के घर रहने के लिए भेजा था। इससे यह भी पता चलता है कि स्वामी जी अमेरिका में रहते हुए भी भारत की गतिविधियां चला रहे थे और अपने शिष्यों का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। इन्हीं अक्षय घोष ने स्वामी जी को मूलर की ओर से इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया। संयोग से श्री ईटी स्टर्डी भी स्वामी जी को पत्र लिखकर इंग्लैंड आमंत्रित कर रहे थे। ईटी स्टर्डी मूलतः इंग्लैंड वासी थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में सेवा की थी और आध्यात्मिक होने के कारण अल्मोड़ा के पहाड़ों पर साधना के लिए गए थे। उन्हीं दिनों उनकी भेंट स्वामी जी के गुरु भाई स्वामी शिवानंद से हुई। तब से स्टर्डी के मन में विवेकानंद से मिलने की उत्कंठा थी। वे हिंदू दर्शन और वेदांत से प्रभावित थे, अतः इंग्लैंड में रहकर हिंदू शास्त्रों, विशेष रूप से वेदांत का प्रचार करना चाहते थे। इस प्रकार दोनों की ओर से आग्रह पूर्ण निमंत्रण पाकर स्वामी जी ने इंग्लैंड भ्रमण का मन बनाया। संयोग से न्यूयॉर्क के धन कुबेर श्री लेगेट और श्रीमती बेटी स्टारजीर्ज पेरिस में विवाह बंधन में बंधने वाले थे। उन्होंने स्वामी जी को पेरिस होते हुए इंग्लैंड जाने का प्रस्ताव दिया और स्वामी जी को यह प्रस्ताव पसंद आया। 17 अगस्त 1894 को न्यूयॉर्क में एक फ्रेंच कंपनी के टॉरन नामक जहाज पर सवार होकर स्वामी जी 24 अगस्त को पेरिस पहुंचे। इन्हीं दिनों विदेश के साथ देश में भी विवेकानंद के नाम पर बहुत निंदा और चर्चा होने लगी थी। खास तौर पर लोग विदेश में स्वामी जी के भोजन पर बहुत आपत्ति उठा रहे थे। इस बारे में स्वामी जी ने अपने शिष्य अलासिंगा को लिखा भी था, यदि कोलकाता के लोग चाहते हैं कि मैं हिंदू भोजन के अतिरिक्त कुछ भी न खाऊं, तो उनसे एक रसोइया और उसे रखने के लिए पर्याप्त खर्च भेजने को कह देना। खैर, पेरिस की अपनी समस्याएं थी। वैसे तो यह शहर भोग और ऐश्वर्य का स्वर्ग था। स्वामी जी को एक महलनुमा होटल में ठहराया गया। भोजन भी राजाओं जैसा था, लेकिन वहां स्नान का नाम भी नहीं था। तो एक दिन में उन्होंने जैसे तैसे सहा। फिर अपने मित्र को कहा, भाई यह राजसी भोजन तुम्हें मुबारक, मैं तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए उतावला हो रहा हूँ। भयंकर गर्मी का मौसम है और स्नान करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मेरी तो हालत पागल कुत्ते जैसी हो रही है। मित्र को चिंता हुई। उन्होंने वहां के 12 प्रमुख होटल ढूंढे, किंतु किसी में भी स्नान की व्यवस्था नहीं। हाँ, किसी होटल में अलग से स्नान का प्रबंध था, जहां 4-5 रुपए देकर स्नान किया जा सकता था। 9 सितंबर को श्री लेगेट का विवाह संपन्न हुआ। 10 सितंबर को उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा शुरू की। इंग्लैंड में वे पहले मूलर के अतिथि हुए कैम्ब्रिज में, बाद में स्टर्डी के मेहमान हुए रीडिंग शहर में। यहाँ अमेरिका जैसा उमड़ाव तो नहीं था, किंतु भारत के प्रति एक सहिष्णुता और ठहराव था। स्वामी जी के गुणों और साधना पर मुग्ध होकर कुमारी मार्गरेट नोबल उनकी अनुयायी हो गई और वे एक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका थी। अतः स्वामी जी की हर बात को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं कर सकती थी, फिर भी उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और शिक्षा जगत से जुड़ी होने के कारण जो समाज स्वामी जी के संपर्क में आया वह भी अत्यंत कुलीन और शालीन था। अतः स्वामी जी की बातें उनके हृदय को गहराई से छूती थी। एक दिन की बात है, स्वामी जी लंदन के एक संभ्रांत घर में महिलाओं की गोष्ठी में मातृत्व विषय पर चर्चा कर रहे थे। माँ के उच्चतम भाव को समझाते हुए उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे रास्ते में अचानक कोई बाघ आ जाए, तुम क्या करोगे? अपनी जान बचाने के लिए भागोगे? जिधर रास्ता मिलेगा उधर भागोगे? फिर अचानक स्वामी जी ने अपनी मुख मुद्रा बदली। बोले, मान लो उस बाघ के रास्ते में एक छोटा सा अबोध शिशु पड़ा है, तब आप लोग क्या करेंगे? आप में से कुछ लोग उस बाघ के सामने जा खड़े होंगे। यह सुनते ही स्त्रियां रोमांचित हो उठी। उन्हें मानवता और वात्सल्य का भाव साक्षात हो गया। स्वामी जी की ऐसी ही वक्तृता के कारण लोग स्वामी जी के अनन्य भक्त हो गए। स्वामी जी का अनुभव था कि इंग्लैंड के निवासी श्रद्धालु और उदार तो थे, परंतु दानी नहीं थे। उनकी तुलना में अमेरिकी लोग खर की घास के समान जलने वाले थे। वे जल्दी प्रज्वलित होते थे और फिर राख भी जल्दी हो जाती। भक्त मंडली का प्रशिक्षण। स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत का जो बीज डाला था वह अंकुर बनकर फूट चुका था। उनके सैकड़ों शिष्य बन चुके थे। उनमें से अनेक पूर्ण रूप से समर्पण भाव से अनेक अनुयायी बन गए थे। उन्होंने सोचा कि अमेरिका में वेदांत का प्रचार करने के लिए अमेरिकी शिष्य सन्यासियों की टोली होनी चाहिए। अतः उन्होंने
उन्हें प्रशिक्षित करने की योजना बनाई। 18 जून 6 अगस्त तक स्वामी जी अपने कुछ विश्वस्त शिष्यों के साथ सहस्त्र द्वीप उद्यान की ओर रवाना हुए। वहां उनकी एक शिष्या कुमारी डचर का कुटीर था। वह कुटीर वनों चट्टानों से घिरे एक द्वीप का ढलवा जमीन पर स्थित था। वह द्वीप 9 मील लंबा और 4 मील चौड़ा था। पास में लॉरेंस नदी बहती थी। वह अत्यंत रमणीय स्थल था। जब स्वामी जी ने उस द्वीप पर कुछ दिन रहना स्वीकार किया तो कुमारी डचर ने अपने 2 मंजिला भवन के साथ एक नया 3 मंजिला भवन भी बनवा लिया और दोनों भवनों को आपस में जुड़वा लिया। यह भवन उन्होंने विशेष रूप से अपने गुरु की आध्यात्म साधना और उच्च साधना के लिए बनवाया था। बाद में दिसंबर 1947 में वह कुटीर न्यूयॉर्क के रामकृष्ण सेंटर ने खरीद लिया। आज उसका नाम विवेकानंद कॉटेज है। उन दिनों स्वामी जी बहुत ही उच्च भावभूमि पर स्थित थे। अपने 10-12 अमेरिकी शिष्यों के साथ वे वेदांत, बाइबल, गीता, उपनिषद पर वार्ता करते थे। इसी बीच श्रीमती फंकी और क्रिस्टीन ग्रीन अचानक वहां आ पहुंची और उनके आने की कथा भी कम रोमांचक नहीं है। टेट्राइड में रहते हुए श्रीमती फंकी और क्रिस्टीन स्वामी जी के प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुई, परंतु उन्हें उनका निकट का संपर्क नहीं मिला था। दोनों के मन में था कि ऐसी उच्च आत्मा के साथ व्यक्तिगत संपर्क में रहा जाए। दोनों इस तलाश में थे कि कहीं स्वामी जी मिल जाएं और उनसे वार्ता करें। काफी दिनों तक स्वामी जी की खोज खबर न होने के कारण उन्होंने सोचा कि शायद स्वामी जी वापस भारत चले गए हैं। अचानक उन्हें समाचार मिला कि स्वामी जी गर्मी की छुट्टियां सहस्त्र द्वीप उद्यान में बिताने वाले हैं। बस फिर क्या था, वे दीवानों की तरह अपने गुरु को पाने के लिए अगली सुबह घर से निकल पड़ी। वहां जाकर पता चला कि वे एक बिल्कुल निर्जन स्थल पर निवास कर रहे हैं। अब मन में संकोच भी हुआ कि कहीं हम स्वामी जी के एकांत में खलल तो नहीं डालेंगे, परंतु दीवानगी भी तो कोई चीज होती है। रात हो गई, अंधेरी काली रात, रिमझिम बारिश। वे दोनों सुबह से चलते चलते थक गए थे, परंतु गुरु से मिलने बिना मन नहीं मान रहा था। मन में यह भी आया कि कहीं स्वामी जी ने मिलने से मना कर दिया तो वे क्या करेंगे, परंतु नहीं, वे चलती गई। भवन तक पहुंचने के लिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था। उन्होंने रास्ता दिखाने के लिए एक व्यक्ति को साथ लिया। वह लालटेन लेकर उन्हें भवन तक ले जा रहा था। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि वे जाकर स्वामी जी को क्या कहेंगी, परंतु जैसे ही स्वामी जी के पास पहुंची वे सब कुछ भूल गई और एक बोली, हम डेट्रायड से हैं, हमें श्रीमती अमुक ने भेजा है। दूसरी ने कहा, यदि ईसा मसीह आज इस पृथ्वी पर होते, हम जिस प्रकार उनके पास जाकर उपदेश की याचना करती, उसी प्रकार हम आपके पास उपस्थित होंगे। ऐसा सुनकर स्वामी जी ने कहा, आहा, काश यदि मुझ में प्रभु ईसा के समान तुम्हें इसी क्षण मुक्त कर देने की क्षमता होती। स्वामी जी ने उसी क्षण गृह स्वामिनी को आदेश दिया कि वे आज रात के लिए उन्हें ठहरने के लिए कमरा दें। रात भर वे स्वामी जी का उपदेश सुनती रही। सुबह जब सबसे विदा लेने के लिए उठी तो उन्हें 9 बजे स्वामी जी ने अपने पास बुलाया और सस्नेह उसी भवन में रहने के लिए आमंत्रित किया। यह निमंत्रण पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब जानते हैं कि क्रिस्टिन ग्रीन स्टेडल तो भागिनी क्रिस्टिन के रूप में भारत में भी स्वामी जी की कार्य योजना में सम्मिलित रही। श्रीमती फंकी भी स्वामी जी से संन्यास लेना चाहती थी, किंतु विवाहित होने के कारण स्वामी जी ने उन्हें संन्यास देने से मना कर दिया। श्रीमती क्रिस्टिन बताती हैं कि स्वामी जी ने उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने का और सभाओं में बोलने का प्रशिक्षण कैसे दिया। प्रायः स्वामी जी रात्रि भोजन के बाद ऊपर के बरामदे में एक बड़ी कुर्सी पर बैठ जाया करते थे। वह कुर्सी दरवाजे के बिल्कुल पास होती थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि स्वामी जी कुर्सी पर बैठे बैठे ध्यान में डूब जाया करते। वे घंटों तक ऐसे ही ध्यान में डूबे रहा करते। उस समय सभी शिष्य चुपचाप ध्यान करने लगते थे या निःशब्द बैठे रहते थे और फिर एक एक करके उठ जाया करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस तरह ध्यान में लंबे समय तक डूबने के बाद वे कुछ कहा नहीं करते थे। कभी कभी उनका ध्यान बीच में ही टूट जाया करता था। तब वे शिष्यों को कोई प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। कोई शिष्य प्रश्न पूछता तो वे शेष शिष्यों को उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई शिष्य अपनी ही धारणा लेकर स्वामी जी के पास आता था और उनसे समर्थन चाहता था। तब स्वामी जी कहते, हाँ वे यह, हाँ इस तरह कहते थे कि उसे सुनकर उत्साह मिलता था। फिर थोड़ी देर बाद शिष्य कुछ और सोचता था, उसका चिंतन कुछ और बढ़ जाता था, वह फिर से स्वामी जी के पास जाता और फिर समर्थन मांगता। स्वामी जी फिर उसे वही हाँ कह देते। अगली बार जब वह स्वामी जी के पास जाता तो उसकी उलझन समाप्त नहीं होती थी, तो स्वामी जी उसकी उलझन सुलझा दिया करते थे। इस तरह उनका शिक्षा देने का क्रम बहुत प्रोत्साहित करने वाला और अपने शिष्यों के चिंतन को जगाने वाला होता था। उनकी विशेषता थी कि पहले पहल जब शिष्य उन्हें कोई गलत शलत उत्तर देता था तो वे उसे गलत नहीं ठहराते थे और न ही स्वयं उत्तर देते थे। वे उन्हें तब तक उस प्रश्न में भटकाते रहते थे जब तक कि वे सत्य के निकट न पहुंच जाए।
प्रायः रात को वे किसी न किसी शिष्य को किसी विषय पर भाषण देने के लिए कहा करते थे। यह काम सबसे कठिन होता था और सब शिष्य इससे बचते थे। कोई कोई तो इसी डर के मारे रात के सत्र में आते ही नहीं थे, परंतु उनके लिए बचने का कोई उपाय भी नहीं था। ज्यो रात गहरी होती, स्वामी जी की अनुभूतियां और भी गहरी हो जाती थी। कभी कभी तो सुबह के 2 बज जाया करते। चंद्रमा कब उगकर कब अस्त हो गया किसी को पता ही नहीं चलता था। वास्तव में उस समय काल और स्थान का बोध भी समाप्त हो जाता था। यही प्रशिक्षण लेते लेते कुमारी वाल्डो भाषण देने में निपुण हो गई, और यद्यपि वे स्वामी जी के भाषणों के नोट्स लिया करती थी, उनके लिए नोट्स लेना बहुत कठिन होता था। कारण यह था कि स्वामी जी की वाणी में इतनी मिठास होती थी कि वे उसी के दिव्य संगीत में खो जाती थी। उस मंडली में सबसे रोचक व्यक्ति थे कैम्ब्रिज के डॉक्टर व्हाइट। वे 70 साल से अधिक के होकर भी बालकों के समान उत्साही थे। सब लोग उन्हें व्यववृद्ध डाकी व्हाइट कहकर पुकारते थे। उनकी खास आदत यह थी कि वे हर कक्षा के अंत में स्वामी जी के पास आते थे, थोड़ा सा झुकते थे और अपने गंजे सिर को सहलाते हुए नाक से तेज स्वर में कहते थे, तो स्वामी जी, आखिरी निष्कर्ष यह हुआ ना कि हम सब ब्रह्म हैं। इस पर मनोविनोद के मूड में स्वामी जी मुस्कुरा उठते। वे कहते थे, हाँ डाकी, सच मानो तुम अपने अस्तित्व से ही पूर्ण ब्रह्म हो। ऐसा कहते हुए स्वामी जी ऐसे लगते थे मानो 70 वर्षीय व्हाइट महोदय के भी बड़े बुजुर्ग हैं। कभी कभी स्वामी जी विनोद में कह भी दिया करते थे, लगता है मैं 300 साल का वृद्ध हूँ। अक्सर जब सभी भोजन की मेज पर बैठ जाते तो व्हाइट महोदय देरी से आते थे। उस समय स्वामी जी मजाक करने से नहीं चूकते थे। वे फुसफुसाते थे, लीजिए ये ब्रह्म आ गए और पूर्ण आ गए। तब सब लोग ठाका लगाकर हंस पड़ते थे। स्वयं डाकी महोदय भी बच्चों के समान हंस पड़ते थे। इस मामले में श्रीमती फंकी भी कम नहीं थी। वे स्वभाव से बहुत सरल थी। जहां अन्य लोग स्वामी जी के एक एक वचन को सुनकर धन्य हो जाना चाहते थे, वहीं फंकी हर तरह से स्वामी जी को प्रसन्न करने में जुटी रहती थी। उन्हें हमेशा लगता रहता कि स्वामी जी को अधिक से अधिक विश्राम लेना चाहिए, किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना चाहिए। इस कारण वे हमेशा स्वामी जी की इच्छा के अनुसार चलने का प्रयत्न करती। स्वामी जी उनके बारे में कहते थे कि वह बहुत भोली हैं। यह सुनकर फंकी बहुत प्रसन्न होती। श्रीमती फंकी को कहानियां और किस्से सुनने का बहुत शौक था। वे अक्सर विनोदपूर्ण किस्से स्वामी जी को सुनाती रहती थी। कभी कभी तो स्वयं को ही लक्ष्य बनाकर व्यंग और विनोद किया करती थी। उनकी इसी विशेषता पर टिप्पणी करते हुए स्वामी जी ने एक व्यक्ति को कहा कि वे मुझे विश्रांति देती हैं। इस टिप्पणी पर पलटकर जवाब देते हुए फंकी ने कहा, मैं जानती हूँ कि वे मुझे मूर्ख समझते हैं, परंतु इससे यदि उन्हें आनंद मिले तो मैं परवाह नहीं करती। श्रीमती फंकी हमेशा उत्साह, आशा और प्रफुल्लता में रहती थी। स्वामी जी के चले जाने के बाद वे हालांकि शरीर से अशक्त हो गई थी, फिर भी उनका नाम सुनते ही जीवंत हो उठती थी। स्वामी जी के संग सहस्त्रदीप उद्यान में रहने वाली टोली बहुत खास थी। उस टोली में सबसे विद्वान और रोचक आदमी थे लियो लैंड्सबर्ग। वे मूल रूप से तो यहूदी थे। इधर विवेकानंद में भारतीय संस्कृति के संस्कार व्यक्त होते थे, उधर लैंड्सबर्ग में यहूदी जाति के संस्कार। इस प्रकार दोनों में से एक लय और समझ पैदा हो गई। लैंड्सबर्ग यूरोप के दर्शन, साहित्य और कला के अधिकारी विद्वान थे। इधर विवेकानंद पुस्तकों से अधिक मनुष्य के मन का अध्ययन किया करते थे। दोनों में तालमेल बहुत अच्छा था। लैंड्सबर्ग पहले पहल स्वामी जी के संपर्क में आए तो सहज रूप से उनके भक्त हो गए। वे 3 वर्षों तक स्वामी जी के मित्र, सहयोगी, सेवक और सचिव बने रहे। वे न्यूयॉर्क के एक समाचार पत्र में छोटा मोटा काम करते थे। उससे उन्हें बहुत थोड़ी आय होती थी। जब तक स्वामी जी न्यूयॉर्क में रहे, वे लैंड्सबर्ग के साथ 33वीं स्ट्रीट में उनके निवास में रहे। तब उनके पास पैसे भी बहुत नहीं थे, अतः जितने भी पैसे पास होते उसे मिल बांट कर दोनों गुजारा कर लेते थे। कभी कभी तो पैसों की कमी के कारण उन्हें रात को बहुत हल्का और कम खर्चीला भोजन करना पड़ता, परंतु थे दोनों ही मस्त और फक्कड़। लैंड्सबर्ग में दूसरों पर कृपा करने का भाव इतना प्रबल था कि स्वामी जी ने सन्यासी के रूप में उनका नाम भी कृपानंद रख दिया। वे भावुक थे, अतः पूजा और भक्ति में उनका मन अधिक रमता था। स्वामी जी ने प्रचार के कार्य के लिए जिन लोगों को सबसे पहले भेजा, उनमें कृपानंद सर्वप्रथम थे। सहस्त्रद्वीप उद्यान में रहने के दौरान सबने यही निर्णय किया कि सब मिलजुल कर अपने सब काम निपटाएंगे, कोई नौकर नहीं रखा जाएगा। कहने को तो यह बहुत बड़ी मनोरंजक लगती है, बात बड़ी मनोरंजक लगती है, परंतु जब किसी की डबल रोटी काटने का काम करना पड़ा या कोई और ऐसा काम करना पड़ा जिसका उन्हें पहले से अभ्यास नहीं था, तो बहुत कोहराम मचा। कभी कभी तो कोई रो देता। ऐसे ही एक दिन सब अपने अपने दुखड़े रो रहे थे। स्वामी जी यद्यपि उम्र में एक
स्वामी जी यद्यपि उम्र में एक को छोड़कर बाकी सबसे छोटे थे, किंतु धैर्य और समझ में सबके पिता के समान थे। अतः उन्होंने सबको भरोसा दिलाया कि अगले दिन मैं तुम सबको भोजन बनाकर खिलाऊंगा। यह सुनते ही लैंड्सबर्ग ने सिर पकड़ लिया, बोले मारे गए, अब तो भगवान ही बचाएंगे। यह सुनकर सब भौचक्के रह गए। तब स्वामी जी ने बताया कि जब वे भोजन बनाते हैं तो बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं और वे सब लैंड्सबर्ग को धोने पड़ते हैं। श्रीमती फंकी लिखती हैं कि विवेकानंद बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार किया करते थे, परंतु वे मसाले बहुत अधिक डाला करते थे, इस कारण भोजन बहुत तीखा हो जाता था। वे कहती हैं, मैं तो इसी बात से रोमांचित हो जाती थी कि स्वयं स्वामी जी उनके लिए खाना बनाएंगे, तब तो चाहे उनका बनाया हुआ खाना खाकर उनका दम ही क्यों ना घुट जाए, फिर भी मैं उनके हाथ का खाना अवश्य खाऊंगी। खासकर तब तो बहुत मजा आता था जब स्वामी जी का खाना तैयार होने के बाद ठीक रेलगाड़ी के भोजन यान के वेटरों के समान अपने बाएं हाथ पर सफेद तौलिया डालकर उन्हीं की टोन में कहते थे, भोजन के लिए अंतिम पुकार, भोजन लग चुका है। यह सुनते ही हंसी का एक तूफान उठ खड़ा होता था और एक छोटी सी बात या टिप्पणी भी हंसी का फव्वारा उठा देने के लिए काफी होती थी। स्वामी जी हर किसी की विशेषता को पकड़ लेते थे और उस विशेषता को आधार बनाकर बहुत रोचक और विनोद किया करते थे। उस मनोविनोद में कटाक्ष या व्यंग बिल्कुल नहीं होता था, अतः वे सभी बहुत आनंदित होते थे। एक दिन संध्या का समय था, बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी, सब लोग अपने बरामदे में बैठे थे। स्वामी जी सामने कुर्सी पर विराजमान थे। उन्होंने भारत के पतिव्रत धर्म का रहस्य समझाते हुए सीता की कहानी सुनाई। कहानी में इतनी सजीवता थी कि उन विदेशियों के सामने सीता का चरित्र साकार हो गया। अचानक श्रीमती फंकी के मन में आया कि यहाँ अमेरिका की युवतियां तो पर पुरुषों पर डोरे डालने में निपुण थी, विशेष रूप से कुछ प्रतिष्ठित सुंदरियां उनके मन में आई। फंकी सोचने लगी, यदि उनमें से कोई सुंदरी स्वामी जी के सामने आती तो वे उन्हें कैसे प्रतीत होती। अभी श्रीमती फंकी यह प्रश्न सोच ही रही थी कि वह प्रश्न एकाएक उनके मुंह से निकल पड़ा। इस प्रश्न के लिए न तो श्रीमती फंकी मानसिक रूप से तैयार थी, न ही स्वयं स्वामी जी। अतः श्रीमती फंकी बड़ी उलझन में पड़ गई, परंतु विवेकानंद बहुत ही गंभीर और शांत स्वभाव में फंकी जी की ओर देखकर बोले, यदि विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी भी निर्लजता पूर्वक और काम भाव से मेरी ओर देखे तो वह उसी क्षण मेरी दृष्टि में एक विभत्स हरी मेंढकी के रूप में बदल जाएगी। और तुम जानती हो कि मेंढकी के सौंदर्य का कोई भी प्रशंसक नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। 140 हो चुकी है। किसी को कुछ कहना है क्या? आज मैं थोड़ा सा काम में लेट हो गई हूँ तो इसीलिए थोड़ा टाइम कम है। यस मास्टर्स, कोई कुछ कहना चाहता है क्या? 40 मिनट Thank हमने you, आज के लिए कर लिया है, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है। लंदन में लंदन का है अब सारा, मतलब अलग अलग यात्राओं के बारे में ही बताया है, कैसे कैसे उन्होंने अपने प्रशंसक बनाए अलग अलग यात्राओं के माध्यम से। मैम बाकी की फिर उन्होंने विदेशों में यात्रा की। हाँ, अभी क्योंकि उनका काम यही था ना कि उन्होंने हिंदू धर्म के उसका प्रचार करना था, इसीलिए तो जो उस समय पर जो प्रचार स्वामी विवेकानंद ने किया, इसी कारण ही विदेशी जो थे भारतीय परंपराओं से जुड़ गए, को जान पाए। जान पाए। भारतीय, हाँ, भारतीय परंपराओं को जानने का काम तभी से शुरू हुआ था स्वामी विवेकानंद के कारण। अगर वो वहां पर ना रुकते और वो धर्म प्रचार, धर्म महासभाएं ना करते तो जो विदेशी हैं वो भारतीय परंपराओं के ज्ञान से वंचित रह जाते। वंचित। और दूसरा उसका उसका बेनिफिट और भी था, क्योंकि सब लोग भारतीय परंपराओं से, भारतीय संतों के, गॉड्स के, सबके ज्ञान से और मतलब सारा लॉजिक जो है, सनातन का पूरा लॉजिक है, पूरे शरीर के अनुसार वाक्य में जो गहराई की चीजें हैं वो सिर्फ यहाँ के माध्यम से हर जगह पता चली। ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि फिर वहां से जो तकनीकी ज्ञान था वो यहाँ आना शुरू हुआ। ये इसीलिए तो स्वामी जी गए थे कि आध्यात्मिक ज्ञान को और धार्मिक ज्ञान को वहां देकर वहां से तकनीकी ज्ञान को इंडिया में लाया जाए। तकनीकी ज्ञान मतलब मैम टेक्निकल, जितने भी ये इंजीनियर्स और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो बाहर की जितनी, जैसे कि अब बड़ी बड़ी मेट्रोज आती हैं, वहां से ही तो सीखा जाता है ना सब कुछ। ओके ओके ओके। हाँ, ये सारा टेक्निकल ज्ञान तभी आना शुरू हुआ। ये एक इंटरचेंज था। हाँ। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया ध्यान और बहुत बढ़िया ज्ञान था मैम, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स। और किसी को कुछ कहना है? आपके प्रश्न का जो उत्तर है ना स्वामी जी की, जो हमने पूरी अभी तक जो की है स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी भी बहुत ज्यादा लॉजिकल थे। आप पिछली 2-3 वीडियोस को जरूर सुनिए, जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस पर विश्वास करते भी थे और नहीं भी करते थे, तो ये सब चीजें भी जिसका लॉजिकल माइंड ज्यादा हो उसको सुननी चाहिए। ठीक है। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? संगीता, रेखा सैनी, रेखा गुप्ता से तो हो गई, मंजू जी, सावित्री जी, किसी को कुछ कहना है? मनीषा चौहान, आपका कैसा रहा वहां पर प्रोग्राम? हेलो। हाँ हाँ मैम, जी बहुत मैम। बढ़िया हाँ मैम। जी। मैम बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत अच्छा, मतलब 2 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चले। और मैंने अच्छा, मैं फोटो शेयर करूंगी आपके साथ में। और सर ने कंफर्म सब का शेयर कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं वहां जो वो हुआ है, पिरामिड का हुआ है, वो भी देखा है। पूरी हर अच्छा, वीडियो शेयर हो रही है यहाँ हमारे ग्रुप में, एडमिन ग्रुप में। कैसे मैम? रामा राजू सर वहां पे पिक्चर्स और वीडियोस बनाकर जो एडमिन के ग्रुप में उनमें शेयर करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जहां हाँ। भी यात्रा करते हैं सब कुछ वहां अच्छा शेयर किया जाता है। अच्छा अच्छा, वेरी हम्म। नाइस। हम्म। बहुत मजा आया पूरी सीधा। यात्रा को हम देख रहे हैं, वो कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ शेयर किया जाता है। बहुत मैम, बहुत ऊर्जा मिली हमें। और हम्म। एक टाइम पे तो चंपा मैम ने ये डिस्क्राइब किया कि महावतार बाबा जी आए थे, और उन्होंने जैसे है ना, वो उन्होंने बताया हम्म। फूल है ना, उछाल रहे हो वैसे ऊर्जा निकल रही है, और पूरे पंडाल में ऊर्जा फैल रही है, और पूरे एरिया में फैल रही है। और वहाँ जब गॉन्ग बजा ना, जब उन्होंने वो सिंगिंग बोल चलाया, तो हम्म। बोले कि ऐसा लगा सारे सारे भिक्षु लोग चल रहे हैं, और ऐसे उन्होंने देखा विजन। उनका हम्म। विजन वो शेयर कर रही है। हाँ हाँ, वो वही। वाला वो वीडियो मैं आपको जरूर शेयर करूँगी, अगर यस मैम, आप। कीजिएगा। मेडिटेशन का जो है वो शेयर नहीं किया जाता, बस क्या मेडिटेशन हुआ वहां पर। वो भी ऐसा होता है कि अगर लाइव नहीं, चलता वो है तो मैम ऑटोमेटिक ने होता शेयर है। किया था, मैम ने हमारे साथ हाँ, तो शेयर वो अगर लाइव होता है ना, लाइव होता है तो वो चीजें ऑटोमेटिक शेयर हो जाती हैं। जो ग्रुप में होता है वो फोटोज और जहां पर मेडिटेशन का सेशन होता है वहां की चीजें नहीं, शेयर। मतलब वो बताना ये चाह रहे थे, बहुत ऊर्जा थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम। कि सारे जब 32 का आना, बोला था कि 32 भी आएंगे वहाँ पे स्टूडेंट लोग। हम्म। और हमको भी बहुत ऊर्जा मिली, बहुत ज्यादा। यस, लाइव ऑफलाइन में वैसे भी बहुत फर्क होता है मैम। यस, उन्होंने ये बताया कि जब हम ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं तो एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, तो उसको हमें समझाया यस। कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान की ऊर्जा फर्क पड़ता है, फिर उससे 3 इंसान में फर्क पड़ता है, ऐसे करके ऊर्जा का बटरफ्लाई इफेक्ट समझाया। देखिए, सीधा सीधा सा हम सब जानते हैं, हमें बचपन से कहानी बताई गई है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ इंग्लिश में हमें कहानी बताई जाती थी। उसको हम एक अलग 1 मिनट म्यूट कीजिएगा मनीषा जी, आपके बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है। आप स्कूल में है क्या कहीं? मैम हॉस्पिटल में। ओके ओके, बैकग्राउंड से हाँ वॉइस आ रहा है। हमने देखो, एकता में बल है, वो किसान की कहानी, जब वो अपने परिवार में प्रॉपर्टी बांट रहा है अपने बच्चों को, हमें बचपन से वो चीजें सिखाई गई है। पर हमें ये नहीं बताया गया कि ये ही सब आध्यात्मिकता है। उसको एक अलग तरीके से बताया गया। रट्टे मारने थे बस, मतलब रटना है और नंबर लेने हैं 3।
ये चीजें होती थी। चीजें तो हमें वही बताई गई है कि कहीं से भी पकड़ लो आप चीज को, एक ग्रुप ऑलवेज, एक मुट्ठी, और सेपरेट सेपरेट उंगलियों की ताकत अलग ही होगी ना। तो ऑब्वियस है ये चीजें। यस। बहुत बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत कुछ सुंदरा जी ने अरेंजमेंट है, बहुत जबरदस्त है। और मजा है हम लोग को भी कभी। यस। आप लोग भी अब ऐसा है कि उनके साथ जुड़ के सर्विस में ऑफलाइन मेडिटेशंस हैं, ऑनलाइन मेडिटेशंस हैं। वैसे तो राजस्थान में अब काफी प्रचार हो रहा है, और बढ़ाते चले जाएं। थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स। और किसी को कुछ कहना है? थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैंने लेट ज्वाइन किया था, मेडिटेशन तो नहीं किया था, ज्ञान सुना था। मैंने काफी खुद अच्छा। नहीं किया मेडिटेशन आज। हाँ जी मैम, बुक लगाई हुई है ये, बुक लगाई है। हाँ 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 जी, बुक है। यस मास्टर्स। मैम मेडिटेशन भी अच्छा था और स्वाध्याय भी। स्वाध्याय तो बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। हाँ और स्वामी विवेक सभी पार्टिसिपेंट को बोलो बोलो। दूंगी, कंटिन्यू करें। आज आज आपकी एक एक्सरसाइज होनी है। यस। ओके। आज से हम ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे 21 डेज का, है ना? यस यस मैम। लेकिन उस मैजिकल ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में जाने से पहले एक एक्सरसाइज होगी इन सब की मैम, उसको आज कराएंगे। क्योंकि ये मैसेज आया है पहले कि इनको उससे जोड़िए। कुछ मास्टर हैं जो कुछ कुछ भर के बैठे हैं अभी। तो प्योर एक्चुअली ग्रेटिट्यूड के साथ जुड़ने से पहले ये विजन में दिखाया मैम, इसलिए इसलिए मैं सबको बोल रही हूँ कि भाई शाम को जरूर कंटिन्यू करें आप सभी। मैम ये भी बताएं, खाना खाने से पहले करनी है, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं? अरे कैसे भी कर सकते हैं, वो इतनी बड़ी नहीं है। प्राणायाम टाइप की होगी वो एक्सरसाइज, मैम या जुबरिश फिर करानी है इनकी, नहीं ओके जुबरिश का मैसेज आया है ओके कि सबकी ओके। जुबरिश कराइए। बहुत सारी चीजें अभी ये भर के बैठे हैं, इसीलिए एनर्जी को डीपली और रिसीव करना है इनको। ठीक है ओके। और वीरेंद्र सर को मैम आप एक तो यू कैन हील के लिए बोलिए कि वो उस बुक को मंगा के पढ़ें, और स्पिरिचुअल रियलिटी का जो वीडियो है ना उनको पर्सनली भेजिए आप, ताकि वो ग्रुप पे विश्वास करें। उनको स्पेशली जोड़ा गया है यहाँ। जुड़े तो हुए तो उस ये चीज काफी को वो, टाइम से है, एक्चुअली लॉजिकल माइंड के कारण ही सब हो रहा है। और एडमिन्स थोड़ा थोड़ा काम करें ताकि मेरे को अभी और थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने का टाइम मिल पाए। ये जो भी मैम ग्रुप में प्रॉब्लम्स, शेयर करें हाँ ग्रुप में शेयर करें। और एडमिन क्या से मैं रियल रिक्वेस्ट ये। करती हूँ, स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो शेयर कर देना ये काम। हाँ ओके ओके, हाँ, जो भी अभी कर डिमांड देती किसी हूँ मैम। की आती है तो एडमिन्स नहीं करें सबको अभी देखना फिलहाल। चाहिए, जो जितने भी मेंबर्स हैं ना उसको एक बार देखिए आप लोग, बहुत सारी चीजें आपको खुद गाइड मिलेगी। मैंने एक पिक्चर्स भी मतलब भेजी थी 15-20 दिन पहले, जब हमारी वो वर्कशॉप चल रही थी नीलकंठ मणि की। उसमें भी आप लोगों के इतने सारे आंसर थे, लेकिन किसने देखी मैं नहीं जानती। उससे भी आपकी बहुत सारी चीजें आपको समझ मैंने आती, देखी है रिलीज होती। दीदी। मैंने भी देखी है मैंने मैम। वो हाफ देखी है, हाफ रह गई है। उसको लास्ट तक देखना गुरमीत, बहुत हाँ मतलब चीजें देखूंगी। निकल के आएंगे। मैंने अपने स्टूडेंट को भी दिखाई, जितनी मैंने देखी मैंने लैपटॉप पे उनको भी दिखाई थी। वेरी गुड। वो भी एक संत है अगर मैं आपको बताऊं, और गुजरात में प्रॉपर उनका मंदिर है। मुझे भी नहीं हाँ पता था, लेकिन एकदम सडन उनकी ये मतलब चीजें आई मेरे सामने, क्योंकि मेरे को लगता था कि मूवी बनी हुई है किसी बच्चे को लेकर ऐसे ही। लेकिन वो प्रॉपर एक संत हैं जिनका गुजरात में स्पेशल मतलब आश्रम भी है और मंदिर भी बना हुआ है।
फिर से शेयर कर देना। ठीक है मैम, आज मैं सारी चीजें शेयर करती हूँ, क्योंकि इनको सबको देखनी बेहद जरूरी है, ताकि ये अपनी इस यात्रा को थोड़ा समझ सकें, जान सकें, क्योंकि ये काफी हायर वाइब्रेशन के साथ अब जुड़ने वाले हैं। और मास्टर्स एक एडमिन की मीटिंग और लेना चाहती हूँ मैं, कुछ यस चीजों को मैम, रेडी गाइड करना है मुझे। तो वो गाइडेंस के लिए आप लोग मुझे टाइम बता दीजिएगा, रात को ले लेंगे 9 बजे के बाद। सभी ओके मैम। एडमिन्स जो भी ग्रुप में एडमिन है, खास तौर पे जो ओपन मैसेजेस कर सकते हैं, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको मैं पर्सनली सबको देना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम सब इन चीजों पे ध्यान देंगे। और वीरेंद्र सर, आप शाम को जुड़िएगा और ये 21 डेज का जो मैजिकल ग्रेटिट्यूड है इसके साथ कनेक्ट कीजिए। इसको लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लिखिए। यू कैन हील योर लाइफ, इस बुक को मंगाकर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं या इंग्लिश में, उस बुक को मंगाकर आप पढ़ना शुरू कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें खुद पता लगेंगी। जी ठीक है, जरूर। ये कितने बजे रहेगा ध्यान? 21 दिन का है मैम, 3:30 से 5:30 तक अपना जो चलता है वही चलेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ आत्मवंदन मैम, बहुत बहुत आत्मवंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि आत्मवंदन। नमन आप सबको, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सुनीता जी। हाँ जी, चले अभी 3:30 जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू ऑल ऑफ यू।